कोई भी चाहे एमपी एमएलए कैसे भी हो, उन एमपी एमएलए के ऊपर दे आर नॉट इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अगर वो ये ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर कोई और प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा। ये एमपीज, इनके पास कोर्ट प्रोसीडिंग से एक राहत है। किस बात की? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये किसको शपथ दिलवाते हैं? उनको जो इनको शपथ दिलवाते हैं। इफ एन एमपी डज नॉट अटेंड पार्लियामेंट फॉर 60 डेज, तो बर्खास्त करो, हटाओ नहीं यहाँ। जब वो व्यक्ति चुनाव जीता हुआ है, एमपी है और जेल में है, तो ऐसे केस में क्या हो, क्या वो जाएगा कैसे वहाँ हाउस में? अब अगर हाउस में नहीं जाएगा तो एब्सेंट लग जाएगी, एब्सेंट लगेगी, 2 महीने की छुट्टी, सीधे घर, फिर तो बोलेंगे घर ही रहो। ऐसे केस में कोर्ट ने बोला कि हम एमपीज को अलाउ करते हैं इन द जेल टू टेक एन ओथ इन पार्लियामेंट। आइए साहब, ले लो शपथ, आपकी शपथ तो जरूरी है। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है? स्वागत है यूपीएससी वाला पे। उड़ान 500 में इस बार पॉलिटी का हम कवर कर रहे हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी चेंजेस हुए पिछले साल में, जब देखो एक तो इलेक्शन हुआ था, कई स्टेटों ने अपने अपने कुछ और देखो बिल पास किए थे, तो उनकी पूरी हम पढ़ाई कर लेंगे इस एक वीडियो में। इसकी अगली वीडियो में चलेंगे हम फेडरलिज्म की तरफ, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। और अपनी कहानी शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, जो भी आपको नोट चाहिए हो यहाँ पे आप ले सकते हो। यहीं पे हम लाइव वाइव सब चीज लेते हैं, जो आपकी फेवरेट, जो भी आपके डाउट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे लाइव हो जाएगा, यहाँ पे आपको नोट चाहिए होंगे, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हो, जो भी आपको दिक्कत आ रही हो। 75 डेज बच रहे हैं, होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें होली नहीं मनानी है, हमें भैया पढ़ाई करनी है, ठीक है? हमारे पास इतना समय नहीं है बच्चा। ध्यान रखना, जो बच्चे इस साल अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए खास तौर पे प्लीज, ये सब होली दिवाली खूब आएंगी आगे भी, लेकिन हमारी दिवाली तब होगी जब आपकी दिवाली होगी, ठीक है? जब आप बैचेस में आओगे, पढ़ाई करोगे, अपना यहाँ से सिलेक्शन पाओगे, अपने सारी एजुकेशन सब कुछ आपको होगा। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लाइव प्लस रिकॉर्डिंग आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है? तो यहां से हमारा कहानी शुरू होती है। और जो बच्चे इस साल अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए भी तेजस प्रोग्राम लाइव है। जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं, प्राइसेस आर रिवील्ड हियर, यू कैन गो एंड चेक नाउ। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी पे। तो हम अभी तक 2 क्लास कर चुके हैं, तीसरी में हम आ रहे हैं पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर पे। तो यहां पे क्या क्या हुआ, एक बार ये देखना शुरू करते हैं। पार्लियामेंट में सबसे पहली जो हमने न्यूज हम पे जो जिस पे हमारी नजर गई, वो थी जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि कोई भी चाहे एमपी एमएलए कैसे भी हो, उन एमपी एमएलए के ऊपर दे आर नॉट इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अगर वो ये ले रहे हैं, अगर ऐसी चीजें ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर कोई और प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा। या ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति, जब वो एमपी एमएलए बन जाता है तो इलेक्ट होके, तो क्या होता है जब वो इलेक्ट होके गए हैं, दैट मींस उनके ऊपर जनता का आशीर्वाद है, जनता की मैंडेट है। अब ऐसे केस में ये माना जाता है कि माननीय है, राइट ऑनरेबल है, तो इनकी गद्दी के ऊपर एकदम से प्रोसिक्यूशन शुरू नहीं होना चाहिए, ऐसा 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 धारणा है। अब यही चीज हुई थी 1998 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय पे। तो क्या होता है, इस जजमेंट में क्या हुआ था, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि लीगल इम्यूनिटी है, और लीगल इम्यूनिटी बिल्कुल सही है। कैसी इम्यूनिटी? कि कोई केस नहीं चलेगा। जो हमारे लेजिस्लेटर्स होते हैं, जो हमारे विधायक, जो हमारे एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, ये इनके ऊपर कोई भी आपराधिक प्रोसिक्यूशन, अभियोजन नहीं चलने वाला है जब केस किसका हो, इस चीज का हो। ये जो हमारी रिश्वतखोरी होती है, अभी रिश्वतखोरी किस बात के लिए? वो वहां पे जाके कोई भी तरह का कोई बयानबाजी देना, कोई भी तरह का कोई वोट देना। इन दोनों केसेस के तो इन दोनों मामलों के लिए अगर कोई एमपी एमएलए कोई चंदा लेता है, तो ऐसे केस में उनके ऊपर तो इस जजमेंट की वजह से क्या हुआ कि कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको कर रहे हैं ओवरटर्न, खत्म। ये वाला जजमेंट जो था, दिस इज हाईली इमेच्योर, तो मतलब दिस इज हाईली, उस समय के हिसाब से चलो जो होगा जजेस ने दे दिया, लेकिन अब ये गलत है, ठीक है? आर्टिकल 105 भले ही हमारा, आर्टिकल 194 भले ही हमारे कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज देता है, वो बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो इन कामों के लिए आपके ऊपर कोई आपराधिक अभियोजन ना लग पाए। अब ऐसे हमने इन आर्टिकल्स के अंदर हमने जो इम्यूनिटी देखी है, वो इम्यूनिटी कैसी कैसी होती है सर? एक होती है इम्यूनिटी, याद रखना, इम्यूनिटी और प्रिविलेज में फर्क होता है। इम्यूनिटी होती है एक व्यक्ति की, और प्रिविलेज जो होती है, प्रिविलेज होती है हाउस की, कलेक्टिव, ठीक है? जब मैं लिख रहा हूं यहां पे आई, मतलब आई से इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के लिए अगर कुछ थोड़े बहुत इम्यूनिटी है तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ साहब, इस व्यक्ति को इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन ये व्यक्ति क्योंकि इसके हाउस का सदस्य है, दैट मींस कि हाउस की कोई प्रिविलेज है, ये कलेक्टिव होती है। याद रखना बच्चा, ये ऐसे डिफरेंसेस आ सकते हैं, और ये आए तो इनमें स्टेटमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब ये जो लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है इन एमपी एमएलए को, ये क्यों मिली हुई होती है? ये ऐसे, इसके लिए कमिटीज भी तय होती हैं, इनके मेंबर्स भी इसी हाउस के अंदर से आते हैं। कोई भी सिविल या क्रिमिनल जो भी लायबिलिटी हो इनके ऊपर, वो उसकी पहले एक्शन की, सारे स्टेटमेंट की पहले जांच पड़ताल होगी, सब कुछ होगी, और बाद में उसको समझा पड़ा जाता है, ठीक है? ओके, तो हमने कहा ठीक है, एक बार ये अपना समझते हैं कैसे चल रही है इम्यूनिटी हमारे यहाँ, कैसे हो रही है ये हमारा प्रिविलेज। तो आर्टिकल 105 हमारे कहता है कि एमपीज, खास तौर पे एमपीज, लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी बैठने वाले अपने जो एमपीज हैं, ये एमपीज, इनके पास कोर्ट प्रोसीडिंग से एक राहत है। किस बात की? ये कुछ भी बोल सकते हैं और कैसा भी वोट दे दें,
जो वहां पे खड़े होके हाँ ना बोलना होता है, आईज हैव इट, नोज हैव इट, वो वाले जो वोट्स होते हैं, इसमें अगर ये पार्लियामेंट में अपने सदन में गए हुए हैं तो, या पार्लियामेंट की किसी कमेटी के मेंबर हैं उसमें जाके उन्होंने कोई बात बोली है, या कोई ऐसा कोई उन्होंने कोई अपना उन्होंने वोट दिया है, ऐसे ही 105 की तरह सेम 194 कहता है फॉर एमएलए, फॉर स्टेट के एमएलए। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज है ये दो तरह की होती है भैया, कैसी कैसी, एक हो गई कलेक्टिव, अच्छा, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट एंड कंडक्ट ऑफ इटसेल्फ, अपने खुद के अगर उनकी गरिमा को किसी ने ठेस पहुंचाया, सदन के हाउस की अथॉरिटी को यानी डिग्निटी को कोई अगर हर्ट करता है तो उस व्यक्ति को, चाहे व्यक्ति उस हाउस का मेंबर हो चाहे ना हो, उसको पनिश करने की पावर। इसके अलावा इंडिविजुअल राइट्स, इसका मतलब है एक्सरसाइज ऑफ फ्री स्पीच बाय ईच मेंबर, ये हर व्यक्ति के लिए जो वहां का सदन का मेंबर है, सदस्य है, उसको मिलती है कि साहब आप तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा बोल दो, माननीय है हमारे तो ठीक है। नाउ हमने कहा पार्लियामेंट ये एक इकलौती, ये वही जगह है जहां पे दोनों हाउसेस हैं जो अपने आप से अथॉरिटी रखती है कि कैसा क्या हुआ है, वेदर ए ब्रीच या कंटेम्प्ट हुई है हाउस की कि नहीं हुई है। कोई भी कोर्ट नहीं बता सकती कि पार्लियामेंट की इस प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है कि नहीं हुआ है। पार्लियामेंट खुद बताएगी साहब साहब हमारा हाउस है, हमारी गरिमा है, हमारी गरिमा को ठेस पहुंची, हम सजा देंगे। नाउ पार्लियामेंट इज येट टू इनैक्ट ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी पूरा पूरा लॉ जिसमें सब कुछ कोडिफाई हो रखा हो, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं आया। इसीलिए हम कहते हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है उसकी सजा जो मुकर्रर होती है वो सजा मुकर्रर होती है थ्रू एन एक्ट। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट ने अपने लिए एक्चुअली में कोई अगर ब्रीच हो रहा हो कोई उनकी प्रिविलेज, उसके लिए कोई कानून नहीं बनाया है। दैट मींस थ्योरेटिकली ऑन पेपर पार्लियामेंट चाहे तो किसी व्यक्ति को कंटेम्प्ट की सजा में सजाए मौत भी दे दे, क्योंकि जब तक सजा नहीं लिखी है तब तक सजा कुछ भी हो सकती है। तो अब लेकिन ऑन पेपर ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अब इन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन 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 आइडिया समझने का ये है कि लेजिस्लेटर्स ने, यानी हमारी विधायिका जितनी होती हैं, एमपी जहां बैठते हैं, एमएलए जहां बैठते हैं स्टेट की विधानसभाओं में, इनके पास अपना कोई कंटेम्प्ट का अपना कोई ऐसा कानून नहीं, पार्लियामेंट के पास तो नहीं है। तो जब इनके पास नहीं है, दैट मींस ये सजा जब देते हैं ये तय करते हैं अपने हिसाब से कि हम क्या सजा दें, 2 साल, 5 साल, 2 महीना, 6 महीना, जो भी सजा देनी हो, 10 साल, क्या पता कठोर कारावास, जो भी हो सकती है, ये दे दें, पार्लियामेंट दे सकती है। ओके सर, ठीक है। नाउ हमने कहा जब ये कमेटी जब कोई आ रही होगी, ये क्या इस बात के लिए कमेटी होनी चाहिए? यस, कमेटी है। जो प्रिविलेज कमेटी हाउस की अपनी अपनी होती है, ये क्या होती है सर? ये पार्लियामेंट की अपनी इन हाउस कमेटी होती है। लोकसभा के लिए अपनी सेपरेट कमेटी होती है भाई, जिसमें होते हैं 15, राज्यसभा के लिए अपनी सेपरेट होती है जिसमें होते हैं 10। अच्छा, ये सब कहां से आते हैं? ये उसी हाउस के मेंबर्स होते हैं, ऐसे 15 लोग चुन के बैठे हुए होते हैं जो नॉमिनेटेड हैं बाय द स्पीकर, या राज्यसभा के केस में बाय चेयरमैन। ठीक है, इनका काम क्या है? इनका काम यही है इन्वेस्टिगेट करना, ऐसे सवालों का आंसर ढूंढना जो कि जिससे ये दिख रहा हो उन सवालों से कि पार्लियामेंट की प्रिविलेज की ब्रीच हुई है। अच्छा, अगर हाउस की प्रिविलेज की ब्रीच हुई है, दैट मींस कोई मेंबर ने या किसी भारी व्यक्ति ने कुछ अगर ऐसा किया है, ऊटपटांग बात बोल दी है, तो अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर साहब ये तय करवाएंगे साहब ये कमेटी के पास जाए ये रिपोर्ट, इस कमेटी के पास पूरा ये इन्वेस्टिगेशन होगा, तहकीकात होगी, पता चलेगा साहब किस व्यक्ति ने क्या बोला है और उसको सजा वैसे ही मिले। अच्छा ठीक है, अब स्पीकर साहब की पावर के ऊपर आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, हाईकोर्ट ने बोला एक हम जो जजमेंट दे रहे हैं वो स्प्लिट है। पहली बात तो मतलब कि असेंबली जो हमारे स्पीकर्स हैं, तो अब असेंबली के जो स्पीकर्स होते हैं विधानसभाओं के, वो एमएलए का रेजिग्नेशन कितने समय के अंदर ले लें, कितने समय के अंदर वो अपना तहकीकात अपनी पूरी करके ये बोल दें हाँ साहब ठीक है चलो तुम्हारा मैं ले रहा हूं रेजिग्नेशन, निकलो हाउस से बाहर। ऐसे केस में कोई सेट टाइम फ्रेम नहीं है। तो हिमाचल हाईकोर्ट में जब केस गया, यहां पे आ गई स्प्लिट अपना डिसीजन, मतलब एक जज कुछ और कह रहे हैं, एक जज कुछ और कह रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल वो नहीं मिला, पूरा कॉन्क्रीट बात नहीं पता चली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्पीकर की भूमिका है काफी इंपॉर्टेंट है। 178 हमारा आर्टिकल कहता है कि हाँ साहब स्पीकर होने चाहिए, ठीक है। एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट शैल हैव वन ऑफ इट्स मेंबर्स एज स्पीकर्स, उसी हाउस के होने चाहिए, उसी हाउस से मेंबर आए हुए होने चाहिए विधानसभा से, और इनका जो टेन्योर होगा, ऑफिस होगा, वो कैसा कैसा होगा, ये अपना ऑफिस संभाले रखेंगे इलेक्शन के बाद से लेके अंटिल इमीडिएटली नया हाउस आ जाए, बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेक्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जब एक विधानसभा चली, विधानसभा मान लेते हैं 2025 है, तो 2025 में नई विधानसभा आई है, तो 2030 तक इनकी कुर्सी है, जब तक इनको हटाया नहीं जा रहा, ठीक है। तो 2030 में जब नया चुनाव होगा, नई विधानसभा आएगी, उस नई विधानसभा की गद्दी तक इनकी कुर्सी अपनी देखो देखो अपनी सलामत रहेगी। ठीक बात है। अब यहां पे ये स्पीकर साहब ये कंटिन्यू करते हैं अपना ऑफिस जब तक कि अनलेस सीजिंग टू बी अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, अगर वो हाउस के मेंबर ना रह पाए तो फिर क्या फायदा, फिर तो गेम ही ओवर हो गया। जब हाउस के मेंबर नहीं हुए तो फिर तो आप स्पीकर क्या, फिर तो कुछ भी नहीं हो आप। जब हाउस के पहला सदस्य होना जरूरी है। कोई भी आपको जो भी दायित्व मिलेगा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, वो तब मिलेगी जब आप मेंबरशिप
अपना भरपूर तरीके से आपके हाथ में हो, आपसे कोई आपकी मेंबरशिप ना छीन पा रहा हो, तब तक तो सब ठीक है। मेंबरशिप गई तो सब कुछ गया, ना मिनिस्टर बने, ना ऑपोजिशन बने, ना कुछ बने, गए सीधे बाहर। नाउ हमने कहा एक बार जब चुनाव हुए उसके बाद, तो चुनाव के बाद नई सरकार आती है सेंटर में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फिर से शपथ ली। इन्होंने शपथ जब ली थी, तो शपथ के राउंड हम एक बार बात कर लेते हैं। जो ओथ, जो शपथ ली जाती है, तो ओथ दिलवाते कौन है, शपथ दिलवाते कौन है? ये दिलवाते हैं प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब ओथ दिलवाते हैं फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड सारे सेंटर के जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं उनके, ठीक है। अब गवर्नर साहब वही काम करते हैं अपने अपने स्टेट में, वो सीएम साहब को दिलवाते हैं और मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल, ठीक है। अब सीजीआई जो है, सीजीआई या सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये किसको शपथ दिलवाते हैं? उनको जो इनको शपथ दिलवा रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब को। अब उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जज ऑफ कोई भी हाई कोर्ट, वो शपथ दिलवाते हैं उस स्टेट की सबसे बड़ी चेयर को, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ये तो आसान ही है। अब ओथ वोथ के बारे में कहां लिखा है, क्या टेक्स्ट है इसके बारे में? तो जो हमारे संविधान की तीसरी सूची है, थर्ड शेड्यूल, वहां पे लिखा हुआ है। अगर आप ये सारे आर्टिकल ध्यान रखोगे तो आप पाओगे कि हाँ, यहां पे ओथ का टेक्स्ट मिला हुआ है। टेक्स्ट जनरली कैसा है प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब का? ऐसा टेक्स्ट है क्या कि टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर, अगर गवर्नर साहब के केस की बात हो रही है, एंड प्रिजर्व, protect and defend the constitution and the law and serve the people of India या people of the state, अगर गवर्नर साहब की बात हो रही है तो, ठीक है। आर्टिकल 60 ऑफ जो हमारा 159 है, ये है फॉर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रिस्पेक्टिवली, ठीक है भैया। इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सारे जितने आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स कहते हैं कि इन आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है टेक्स्ट कि सीधे जाओ थर्ड शेड्यूल में, वहां पे जाके लिखा हुआ है शपथ फॉर एमपी एमएलए, फॉर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, फॉर सीएजी, फॉर हमारे, ठीक है, इन सबके, ठीक है, ओके, चलो, शपथ ऐसी होती है। अब कैबिनेट कमेटी की बात आती है, तो हमारी रूलिंग पार्टी ने अभी अभी जब फिर से जब शपथ ली, जब सरकार बनाई, तो लोकसभा में पता चला, इसके बाद जो हमने की पोर्टफोलियो देखे बाद के लास्ट में, समझ में आया कि जितने भी हमारे जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये सारी की सारी हमारी 2019 वाली सरकार ने रिटेन करी है। अब कैबिनेट कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं, तो कैबिनेट कमेटी से ही कुछ कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। कैबिनेट कमेटी क्या होती है सर? कैबिनेट कमेटी होती है, मान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर प्लस यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है। अब ये जो मिनिस्टर्स का नंबर है, पहले समझ लो आप, यूनियन मिनिस्टर्स का नंबर कितना होता है? लगभग लगभग मान लो 70 प्लस तो रहते ही हैं, ठीक है। अब 70 प्लस और खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, तो अब इतने सारे लोगों का मिला के क्या बना? मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इतने सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये सारे लोग बैठ के अपने रोज अपने काम करें, बात करें व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने मीटिंगों में, अपने जा जाके? नहीं, इससे एक बेहतर इलाज क्या है? कोई एक कैबिनेट की कमेटी बना लो, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्लस होम मिनिस्टर होंगे, प्लस डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे, प्लस हमारे कुछ हमारे और भी सारे मिनिस्टर, हमारे जितने इंपॉर्टेंट जो अपने मंत्रालय हुए, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, अपनी कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री, अपने सारे अफेयर जो भी चीजें, तो हमने ऐसे कुछ कमेटियां बना ली, जिसमें कुछ कुछ मंत्री सिलेक्टेड करके हमने बिठा लिए, और हमने कहा कि अब ये क्या है? ये एक है कैबिनेट कमेटी। अब कैबिनेट कमेटी संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से, यहां पे हम जानते हैं आर्टिकल 77 जो इतना कहता है कि हाँ साहब, प्रेसिडेंट साहब क्या करें? प्रेसिडेंट साहब के पास अथॉरिटी है टू एस्टैब्लिश रूल्स फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ यूनियन सरकार, कि यूनियन सरकार का काम कैसे कैसे चलेगा, कामकाज कैसे कैसे होगा, और कैसे कैसे वर्क आपस में बटेगा इन द मिनिस्टर्स। नाउ राष्ट्रपति साहब ने क्या क्या किया? ये इस आर्टिकल 77 की वजह से क्या किया? इन्होंने दो तरीके से काम किए, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। ये याद रखना, ये चीज अपने आप नहीं करते हैं राष्ट्रपति साहब। जब भी कोई चीज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको कौन सलाह दे रहा है? पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, ठीक बात है। नाउ एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स क्या होता है? ये रूल्स होते हैं जो कि ये बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स, कैसे कैसे बटेगा, मतलब मिनिस्ट्रियों में कहां का काम किस किस मिनिस्टर को बांटना है, जो सब करना है। नाउ जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स होते हैं, इसका मतलब होता है हैंडलिंग ऑफ डे टू डे अफेयर्स, मिनिस्ट्रीज, इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कंसल्टेशन, कैबिनेट कमिटीज, जो भी चीजें, ये सारी की सारी। तो हमारे संविधान में 77 में बस इतनी बात लिख दी है कि राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कैसे कैसे काम बटेगा मिनिस्ट्रियों में, कैसे कैसे मिनिस्टर होंगे आपस में, बीच में आप पोर्टफोलियो बांटोगे। अब इसके बाद कैसे बांटे जाएं, क्या रूल्स बनाए जाए, तो रूल्स हमने बनाए ही है, ठीक है। दो तरीके से ये हो गए हमारे रूल्स। नाउ अब ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर के पास पावर दी गई है टू फॉर्म या डिसॉल्व कोई भी स्टैंडिंग कमेटी, कोई भी एडहॉक कमेटी, कोई भी तरीके की, यानी कि जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बने, इन ये रूल्स है फॉर द सेंटर सरकार, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, यानी प्राइम मिनिस्टर एज द हेड, कि साहब कौन सी कमेटियां बनवाऊं, कौन सी कमेटियां हटवाऊं, जो भी करवानी है। अब कैबिनेट कमेटीज कैसी होती है साहब? ये संविधान में तो लिखी नहीं है। इसका मतलब है कि ये संविधान में अगर नहीं लिखी है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के डिस्क्रेशन पे है, प्राइम मिनिस्टर साहब के विवेक पे है। ये अपने आप चाहे तो स्टैब्लिश कराएं, ये अपने आप चाहे तो ये तय करें कि साहब क्या इस समय डिमांड है सिचुएशन समय की, क्या है इस समय पे, और कोई कोई
कोई नई मिनिस्ट्री बनानी हो, देखो कोई नया काम कराना हो, कुछ कैबिनेट कमेटियां होती हैं जो रहनी ही रहनी है, तो हम उन्हें कहते हैं आप हो स्टैंडिंग कमेटी। और कुछ कमेटियां होती हैं जो कुछ समय के लिए आती हैं, उनको हम बोलते हैं एडहॉक कमेटी। एडहॉक मतलब समझ में आ रहा है नाम से ही कि कुछ समय के लिए, कुछ पर्टिकुलर काम के लिए। स्टैंडिंग कमेटी इज परमानेंट, एडहॉक कमेटी इज टेम्पररी। अब यहां पे इनकी जो कमेटियों में कितने कितने लोग होते हैं, इसमें मिनिमम 3 हो सकते हैं, 3 से लेकर 8 हो सकते हैं। प्राइमरीली आप देखो समझो इसमें कैबिनेट मिनिस्टर ही होने चाहिए, बड़े बड़े जो हमारे मिनिस्टर होते हैं, मेन जो एकदम इनर सर्कल, जो एकदम क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप वाला ग्रुप होता है। नॉन कैबिनेट जो जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर नॉट एक्सक्लूडेड, चाहे तो बुला सकते हैं, पर कभी ऐसा, मतलब देखो जनरली इन थ्योरी आप ये समझो, अगर कोई इंपॉर्टेंट है कैबिनेट कमेटी ऑन ऑन अपॉइंटमेंट्स, मान लेते हैं आपका भविष्य उसी से होगा निर्धारित, तो जब कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, अब अपॉइंटमेंट वाली कमेटी है, ऐसे केस में ये कमेटी के पास क्या क्या आएगा, फैसले इसमें देखो क्या क्या होंगे, पहले तो मुझे नाम बताओ जरा उनके। प्राइम मिनिस्टर होंगे, बाकी और भी होंगे, होम मिनिस्टर होंगे उसमें, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं उसमें, फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं, सारे लोग हो सकते हैं उसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑन अपॉइंटमेंट्स, तो ये कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स क्या तय करेगी कि साहब हमारे यहाँ वैकेंसी आई हुई है सीवीसी में, वैकेंसी आई हुई है सीआईसी में, हमारे यहाँ वैकेंसी आ गई है सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस में, सेक्रेटरी ऑफ लॉ मिनिस्ट्री में, कुछ भी देखो कोई हाई लेवल पोस्ट पे जब कोई वैकेंसी होगी तो उस पर कोई नई भर्ती आनी होगी, तो उस पर कोई नया पर्सन जो उस पर कोई जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर उठ के आएगा, सेक्रेटरी बनेगा। तो ऐसे केस में ये सीसीए तय करेगी कि साहब किस ऑफिसर को उठा के रखना है, किस ऑफिसर को उठा के ऊपर बुलाना है। इनका इंटरव्यू ले लो, इनसे इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, इनका पुराना कामकाज देख लो, इनकी पास परफॉर्मेंस देख लो, इनका एसीआर रिपोर्ट देखो, सब चीजें देखो तो समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम मेजर मिनिस्टर्स, कोई जो जिनको हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, हम उन्हीं को देखेंगे जनरली अपने कैबिनेट कमिटीज में, जनरली। पर याद रखना, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स दे आर नॉट एक्सक्लूडेड, चाहे तो बुला सकते हैं, चाहे तो ठीक कोई बात नहीं, नहीं बुला रहे। अब इसमें लोकसभा का सेशन शुरू होता है, तो लोकसभा का सेशन शुरू हुआ और खूब डिबेट होनी शुरू हो गई, ठीक है। अब पार्लियामेंट में पहली बात तो ओथ, शपथ लेनी जरूरी है। 18वीं हमारी लोकसभा बैठती है, लोकसभा बैठते ही हमारे वहां पे हंगामा खूब हुआ। अब यहां पे देखो आप, जब भी ओथ लेनी पड़ती है एमपीज को, तो एमपीज को ओथ लेनी है, क्योंकि ओथ बिना लिए आप कोई कामकाज नहीं कर सकते। और इवन हमारे तो ये भी है कि अगर आपने बिना ओथ के अगर आप बैठ गए वहां पे इसमें अपने हाउस के अंदर, तो 500 रुपए पर दिन का आप पे फाइन लगेगा, जब तक आप ओथ नहीं ले रहे, ठीक है। संविधान ने फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगा रखी है कि जब तक आप ओथ एफर्मेशन जब तक आप नहीं लोगे स्पीकर साहब के सामने, तो भैया क्या होगा, और आप अपने हाउस में जाके बैठे पड़े हो, तो ऐसे केस में भैया आपके ऊपर फाइन लगेगा 500 रुपए पर डे के हिसाब से। एक्सेप्शन क्या है, अगर इंडिविजुअल मिनिस्टर बन जाए, सीधे मिनिस्टर बन गए, अभी चुनाव जीते ही नहीं है, लेकिन 6 महीने का समय होता है, तो हमें पता है। अब 6 महीने का जब समय होता है, 6 महीने के भीतर उन्हें किसी भी दोनों हाउस के अंदर उन्हें मेंबरशिप पानी है, लोकसभा हो राज्यसभा हो, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी वो इंडिविजुअल मिनिस्टर बन चुके हैं, मिनिस्टर बनके उन्होंने शपथ भी ले ली, एक शपथ ली, इन्होंने मिनिस्टर बनने की शपथ ली है। वो शपथ इन्होंने कहां ली, राष्ट्रपति जी के सामने। अब जब वो शपथ ले ली मिनिस्टर बनने की, तो मिनिस्टर बनके ही अपना कामकाज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जब तक हाउस के मेंबर नहीं बनेंगे, तब तक ये हाउस में जाके पार्टिसिपेट नहीं ये अपना वोट नहीं दे सकते। पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं पर वोट नहीं देंगे, ठीक बात है। जब ये हाउस के मेंबर बन जाएंगे तो इनको शपथ लेनी पड़ेगी एज एन एमपी ऑल्सो, वो शपथ भी मैंडेटरी है, वो शपथ जरूरी है, लेनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। नाउ अब कोई एमपी हमारे जेल में है, जैसे हमारे जून 2019 में हुए, तो हमारे जून 2019 में क्या हुआ, ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, और हमारे यूपी से एक हमारे एमपी थे, वो जेल में थे क्योंकि उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्ज लगे हुए थे। ऐसे केस में भैया क्या होता है, कोर्ट ने अलाउ किया कि साहब ठीक है, आप ओथ लीजिए पार्लियामेंट में, और आप अपना जनवरी 2020 में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप ले सकते हैं। कोर्ट्स ने ऐसे देखो, क्योंकि हम ये मानते हैं, संविधान तो यही कहता है, इफ एन एमपी डज नॉट अटेंड पार्लियामेंट फॉर 60 डेज, तो बर्खास्त करो, हटाओ इन्हें यहां से। जब वो व्यक्ति चुनाव जीता हुआ है, एमपी है और जेल में है, तो ऐसे केस में क्या हो, क्या वो जाएगा कैसे वहां हाउस में। अब अगर हाउस में नहीं जाएगा तो एब्सेंट लग जाएगी, एब्सेंट लगेगी, 2 महीने की छुट्टी, सीधे घर, फिर तो बोलेंगे घर ही रहो। अब ऐसे केस में वो एमपी ने जाके बोला कि साहब ठीक है, मर्डर किया वो अलग बात है, कोई बात नहीं, वो तो आरोपी तो लगा हुआ है अभी, ऐसे कोई वो थोड़ी बात है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, ये जो अगर सीट मेरी वेकेंट ना हो जाए, ऐसे केस में कोर्ट ने बोला कि हम एमपीज को अलाउ करते हैं इन द जेल टू टेक एन ओथ इन पार्लियामेंट के। आइए साहब ले लो शपथ, आपकी शपथ तो जरूरी है, शपथ नहीं लोगे तो बाकी काम हो ही नहीं पाएगा। चलें फिर प्रोटेम स्पीकर ये इनकी तरफ। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ये एक है हमारा फ्रेंच ट्रेडिशन। इसमें क्या होता है सर, ये मतलब हमने फ्रांस से सीखा है, फ्रांस में क्या होता था, आज भी वही होता है, और फ्रांस से बाकी दुनिया भी सीखती है कि कोई बड़ा सीनियर वरिष्ठ व्यक्ति, जो एमपीज हो, ये सारे एमपीज हमारे हैं, इनमें से कोई सबसे बड़ा सीनियर एकदम वरिष्ठ, एकदम जिन्हें कहते हैं कि आपको तो उत्कृष्ट एकदम एक्सपीरियंस है साहब, एक तो लेजेंडरी आदमी हो आप, तो आप एक काम करो, आप अभी जाके ऊपर बैठ जाओ, नई लोकसभा बैठी है, अभी हमारे पास स्पीकर साहब कोई है नहीं, तो आप बस स्पीकर का चुनाव करवा दो,
बस इतना काम कराना है। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, ये प्रोटेम स्पीकर को ओथ दिलवाते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ये चोजन होता है फॉर द कंडक्ट ऑफ द हाउस, जब लोकसभा पहली बार आती है या विधानसभा अपनी पहली बार आती है, हैव बीन इलेक्टेड एंड द वोट फॉर द स्पीकर इज रिमेनिंग। वो नहीं हुआ है। संविधान ये नहीं कहता है कि साहब प्रोटेम स्पीकर नाम बोलो मत बोलो, संविधान ये कहता है स्पीकर होना चाहिए। अब स्पीकर कराने की प्रथा क्या है, फ्रेंच ट्रेडिशन वाली है। फ्रेंच ट्रेडिशन लिखा है क्या मैंने, ये देखो क्या लिख रहा हूं मैं। हाँ, तो अब क्या है सबसे बड़े सबसे सीनियर व्यक्ति को बुला लिया, प्रिसाइडिंग आप कीजिए, ऊपर बैठिए यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग में अपने लोकसभा के या अपने इसके स्टेट की विधानसभाओं के। नाउ आपको ओथ दिलवानी है ऑफिस की टू द न्यूली इलेक्टेड एमपीज एमएलएज। ठीक है साहब, ओथ दिलवा दो इनको। आप फ्लो टेस्ट करवा दो जो नई सरकार आई है ताकि अपनी मेजोरिटी दिखा सके। आप क्या करो, इलेक्ट करवा दो नए स्पीकर को जो परमानेंट बैठे रहेंगे, अपने स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर जितने भी होंगे, तो वो अपने फिर 5 साल के लिए अपने कार्यकाल के लिए अपने 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 फिर आते रहेंगे। नाउ गवर्नर साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाओ सुनते हैं क्या चल रहा है इधर। अब जो स्टेट में जो गवर्नर्स होते हैं, इन गवर्नर्स को हम कहते हैं ये तो सब सेंटर के एजेंट है। अब जब ये सेंटर के एजेंट हैं, ये हमने कहां से सीखा है, सेंटर के एजेंट, ये वाला हमने किस देश के प्रावधानों से सीखा है, अगर किसी को पता हो तो मुझे बता दो। सी से नाम शुरू होता है, ठीक है। सेंटर का एजेंट है गवर्नर उस स्टेट में। अब बात यह है, अगर वो गवर्नर है, वो राष्ट्रपति जैसी भूमिका निभा रहे हैं इन द स्टेट, तो इसका मतलब है वो बहुत बड़ी कुर्सी है, बहुत अपने एकदम एकदम बहुत सम्माननीय कुर्सी है वो। तो ऐसे केस में पार्ट से हमारे संविधान का कहता है कि स्टेट का एग्जीक्यूटिव कैसा है। स्टेट का एग्जीक्यूटिव माने स्टेट की जो सरकार है, स्टेट की जो सरकार है उसमें गवर्नर साहब, सीएम साहब, काउंसिल मिनिस्टर जो हैं, एडवोकेट जनरल जो हैं, ये सब लोग स्टेट के अपने एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं भैया। अब जो गवर्नर साहब है वो नॉमिनल हेड है, नाम मात्र के हेड है। अपॉइंटमेंट कैसे होता है इनका, अपॉइंटमेंट होता है राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब सेंटर सरकार अपॉइंट करती है अपने हैंड और अपने सील के द्वारा। ये अपने शपथ लेते हैं जो भी करते हैं, इसके बाद अपना कामकाज करते हैं। शपथ कहां लेते हैं, शपथ लेते हैं अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने या सीनियर मोस्ट जज के सामने। चलो क्वालिफिकेशन क्या है भैया, क्वालिफिकेशन इतनी है कि बस आप यहीं के होने चाहिए, देश के नागरिक होने चाहिए और कम से कम इतने 35 साल के युवा होने चाहिए। अब इनके कब तक काम करेंगे, जब तक कि साहब एग्री कर रहे हैं, जब तक कि सेंटर सरकार ओके है। ही और शी होल्ड्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द गवर्नर फॉर 5 years जनरली, बट हाउएवर ही सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो जनरली भाई जब तक सेंटर में सरकार है तब तक ऐसे ही ऐसे चलता रहता है। ठीक है, गवर्नर का रोल हमने पहले देखा था बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। हमने कहा गवर्नर साहब का जो रोल है ये इंपॉर्टेंट, ये उस समय का हुआ करता था, अब ही होना चाहिए इतना इंपॉर्टेंट, अब तो बहुत ज्यादा हो गया। इस समय बहुत ज्यादा डिस्क्रेशन हुआ करता था। तो ऐसे केस में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858, इसको हमने क्या कहा था, ये क्या है, ये क्या है, गुड गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट। ये 1857 की क्रांति के बाद ऐसा हुआ कि एक्ट एक उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने पारित किया, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इन्होंने एक एक्ट पारित किया। इन्होंने कहा ये क्या हो गया, वहां पे 57 की क्रांति हो गई, वहां पे झांसी की रानी जी की डेथ हो गई, तो अब वहां पे क्या हुआ, इन्होंने कहा मंगल पांडे जी भी शहीद हो गए, इतने सारे लोग, ये क्या हुआ, क्या रॉबर्ट क्लाइव भाई तुमने किया क्या यहाँ पे। तो ऐसे केस में पता चला कि ज्यादा प्रॉब्लम है, इंडियंस ज्यादा नाराज थे। हमने कहा ठीक है, इनकी तो अंग्रेजों ने इनकी हमारी नाराजगी और बढ़ा दी। कैसे, इन्होंने कहा हम एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं गवर्नर्स के हाथ में। अब गवर्नर साहब होंगे, गवर्नर जनरल, वाइस रॉय, जितने भी लोग हैं, ये सबके सब, वाइस रॉय तो हमारा बैठेगा बैठेगा ऊपर, ठीक है। वाइस रॉय के नीचे जितने हमारे अपने देखो अपने गवर्नर ऑफ हमारे देखो बॉम्बे हो गए, मद्रास हो गए, कोई और अपने प्रांत के अपने गवर्नर हो गए, तो ये सारे सारे जो गवर्नर हैं ये क्या हैं, ये क्राउन के एजेंट हैं, ब्रिटिश क्राउन के एजेंट हैं। ठीक है साहब, अब गवर्नर साहब अपना काम करेंगे वाइस रॉय के नीचे बैठ के। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया 1919 में, तो इसमें क्या हुआ, 1919 में इन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा काम दे रहे हैं, गवर्नर साहब से काम छीन के इंडियंस को काम देना थोड़ा सौंपते हैं। तो माइनर चेंजेस इन द प्रांतीय सरकार, जो हमारी रीजनल सरकारें होती थी, जैसे बॉम्बे, जैसे बंगाल, जैसे बिहार, जैसे आसाम, तो इन जगहों पे क्या हुआ, इन जगहों पे इन्होंने थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स को पकड़ाना शुरू कर दिया कि तुम इंडियंस तुम लोग संभालो ये सब। क्या संभालने को दे दिए, हमको दे दिए छोटे मोटे टैक्सेस कलेक्ट करना, हमको दे दिए छोटे मोटे कोई अपने रोड वोड बनवा लेना, कुछ अपना काम कराना करवा लेना, स्कूल एजुकेशन करवानी, यहाँ करवाओ, हमें नहीं मतलब है उससे। इन्होंने कहा जो प्रांत के जो बड़े बड़े मैटर हैं, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंसेस, टैक्सेशन, ये सारा का सारा रखेगी अभी भी गवर्नर साहब, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करेगा उसको कुछ कुछ पावर दे दी कि तुम ये सब करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहां पे इनसिग्निफिकेंट लेवल ऑफ अपना 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 देखो रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस इन्होंने लानी चाहिए, करना चाहिए, इन्होंने दिखा दिया कि हमारा इंटेंशन है लेकिन हम करना नहीं चाह रहे। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935, यहां पे बात हुई कि हमारे जो स्टेट्स हैं इन प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दो भैया, यहां पे ये लोग काम करेंगे अपने से, और गवर्नर्स टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहां पे जो भी मिनिस्टर, इनको जो चुना हुआ मिनिस्टर होगा, जो जनता का पसंदीदा होगा, जो इलेक्टेड होगा, वो इलेक्टेड पर्सन बताएगा, डिक्टेट करेगा, एड और एडवाइस करेगा, क्या किसको, गवर्नर साहब को, कि गवर्नर साहब आपके नाम पे सरकार चलेगी स्टेट में, लेकिन बताएंगे हम
चलो ठीक है, हम आज़ाद हो गए। हमने कहा भैया ये तो आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन गवर्नर साहब का जो रोल है यार, ये स्टेट हमारे परेशान हुए तो हमने कहा इन सेंटर का एजेंट बैठा लो यहाँ पे, और सेंटर का एजेंट रहेगा वहाँ पे, वो गवर्नर की अपनी भूमिका निभाएंगे वहाँ पे। तो गवर्नर साहब को हमने कहा जब ठीक है आप गवर्नर ही हो तो आपको भैया कुछ कुछ सम्मान देते हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा। हमने सम्मान क्या दिया कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। अच्छा, एनी जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑफ देयर ऑफिशियल एक्शन, ऑफिशियल एक्शन क्या करना है कर दिया, बड़ी पोस्ट है, बड़े आदमी हैं, बड़े व्यक्ति हैं, हो गया गलती। चलो, आर्टिकल 361 यही कहता है कि साहब जब प्रेसिडेंट और गवर्नर जब कोई अपना काम कर रहे हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स जो इन्होंने ऑफिस में रहते हुए, फॉर एनी एक्शन डन बाय हिम इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल पावर्स, ऑफिशियल एक्शन इन्होंने जो लिया होगा, तब तक इन्हें कोई छुएगा नहीं, कोई टच नहीं करेगा, अनलेस इट इज बाय पार्लियामेंट फॉर इंपीचमेंट ऑफ ऑफिस। जब तक पार्लियामेंट इनको नहीं हटा रही है, राष्ट्रपति को फॉर एग्जाम्पल, तो राष्ट्रपति को हटाना पड़ रहा है। अब ऐसे केस में राष्ट्रपति को हटाना पड़ रहा है, सोचो आप जरा इमेजिन करो सिचुएशन जिस समय राष्ट्रपति गड्डी से हटाया जा रहा है कि तुम हटो यार, तुमने तो यार एकदम भी जो है नाक कटा दी। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि राष्ट्रपति को जब हटा रही है पार्लियामेंट, दैट मींस कोई बड़ा ग्रेव मिसकॉन्डक्ट हो गया होगा, कोई बड़ी ही त्रासदी हो गई होगी। ऐसे केस में उसके बाद तो केस चलना चाहिए ना, कोई ऐसी त्रासदी जो पार्लियामेंट झेल रही है, पार्लियामेंट करेगी तो तुम हटो यहां से राष्ट्रपति, तो कोई और लाएंगे, हम नया लाएंगे। अब ऐसे केस में इसका मतलब है इस समय मेजोरिटी चाहिए होती है बहुत भयंकर, जब राष्ट्रपति को हटाना होता है, राष्ट्रपति को इंपीच जब करना होता है, उस समय मेजोरिटी चाहिए पूरा फुल हाउस, वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी भैया, कोई उसमें दो राय नहीं होगा। नाउ क्रिमिनल, अब जो हमारा प्रोसीडिंग जो होती है इनके खिलाफ होती ही नहीं पहली बात तो, नो क्रिमिनल केस कैन बी इनिशिएटेड या कंटिन्यूड अगेंस्ट देम एंड नो अरेस्ट और इंप्रिजनमेंट कैन हैपन, ये भी नहीं हो सकता। नाउ सिविल प्रोसीडिंग जब अगर कोई सिविल केस चलना हो तो आर्टिकल ये बोलता है कि 2 महीने का नोटिस दीजिए आप, पहली बात तो, क्योंकि आप राष्ट्रपति और गवर्नर साहब की बात कर रहे हो यहां पे, 2 महीने का नोटिस दीजिए इनको, इनके पर्सनल एक्ट पे ही, ऑफिशियल एक्ट नहीं, पर्सनल एक्ट पे ही आप इनको चैलेंज कर सकते हो इन द कोर्ट कि साहब आपने ये पर्सनल कैपेसिटी में काम किया, ये आपके ऑफिस का काम नहीं था, ये आपने ये क्या किया। तो ऐसे केस में भाई हमारा 361 कहता है कि भैया हम आर्टिकल 14 से दूर रहते हैं। आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी और राइट टू इक्वालिटी सब कुछ करता रहता है, आप करो बाकी जनता के लिए, लेकिन राष्ट्रपति गवर्नर अलग है। राष्ट्रपति गवर्नर हमारे देश की हाईएस्ट सम्माननीय चेयर है। तो हमने कहा गवर्नर साहब, क्योंकि आप एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो इतने सारे लोगों के, तो भाई जाहिर बात है कि आपको हम इम्यूनिटी प्रिविलेज पूरी पकड़ाएं, आपको दें। देखो साहब, गवर्नर साहब कितने कितने को अपॉइंटमेंट करते हैं एक स्टेट में, एडवोकेट जनरल, लोकायुक्त, अपने उप लोकायुक्त, स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं जो इसके स्टेट के ह्यूमन राइट्स कमीशन के, फिर चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं जो हमारे स्टेट के पीसीएस अपने जो अपने आयोग होते हैं उनके, फिर स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और बाकी मेंबर्स का, उनका जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनका अपना अपॉइंटमेंट करवाते हैं। तो गवर्नर साहब भाई है तो बड़ी पोस्ट, क्या करें उसमें है ही नहीं कोई दो राय। नाउ एक्सपेंशन जो हमारी पावर्स है पार्लियामेंट की, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपंज करना। एक्सपंज मतलब होता है डिलीट करना। जब भी आप पार्लियामेंट की अगर वेबसाइट पे कभी गए इत्तेफाक से, गलती से, अगर ऑफिस में आ गए तो जाओगे जाओगे, पर लेकिन जब तक सर्विस में नहीं आओगे तब तक आप क्या ही देख रहे होंगे। खैर, जब आप पार्लियामेंट की किसी अपने अपने जब जाते हो वेबसाइट लोकसभा की, राज्यसभा की, तो आप जाके ना पुरानी डिबेट्स भी देख सकते हो कि क्या क्या डिबेट हुई थी 1960s में, 1970s में। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट में जो बोली जा रही है वो बात ऑन रिकॉर्ड है, वो बात लिखी जा रही है, वो बात हमेशा के लिए फॉर इटरनल मेमोरी वो बातें रिकॉर्डेड है कि साहब उस वाले एमपी ने फलाने दिन ये वाले सेशन में ये बात बोली थी। ऐसी बातें डिबेट्स में है और डिबेट्स के ऊपर वॉल्यूम लिखी हुई है खूब सारी। तो हमने कहा जब रिकॉर्ड में कोई बात अगर है और रिकॉर्ड में कोई बात अगर आ गई, वो तो हमेशा के लिए हमारे, तो अच्छी बात बुरी बात में कैसे तय होगा। तो यहां पे हमने कहा स्पीकर साहब के ऊपर है कि कौन सी एमपी की कैसी बात बोली हुई, हम उसको रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं या नहीं करवाएं। ठीक है, अब जो पहला सेशन हुआ लोकसभा का, 18वीं लोकसभा का, खूब डिबेट हुई, खूब इंटेंस डिबेट, एकदम भयंकर बातें हो रही हैं अपोजिशन की मेंबर्स की, मोशन ऑफ थैंक्स हुआ उसके बाद। अब एक्सपंज करना उसके बाद ही होता है। एक्सपंज मतलब होता है डिलीट करना, ये बताना कि सर आपकी जो आपने बोली ये बात एमपी साहब, ये बातें जो है अशोभनीय है, अच्छा नहीं लगा सुन के, बोल लो आप, बट वी डोंट अप्रिशिएट, तारीफ नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, अब एक्सपंज करना, जब हम किसी को लेने निकले तो हमने कहा जब एक्सपंज करना है किसी को, इसका मतलब है कि हम उनके स्पीच का कोई पार्ट या पूरा का पूरा पार्ट, जिसको हम मान रहे हैं डेफेमेटरी, किसी की आपने बुराई कर दी, जिसको हम मान रहे हैं इनडिसेंट, आपने कोई गंदी बात कह दी, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मतलब असंसदीय भाषा, ये कैसी भाषा बोल दी आपने, या अनडिग्निफाइड, कि गरिमामयी बात तो करो, ऐसी बात तो करो। अथॉरिटी कौन है इसका? इसका अथॉरिटी है जो लोकसभा में स्पीकर साहब होंगे या राज्यसभा में जो अपने चेयरमैन साहब होंगे, वो तय करेंगे। दे हैव द पावर टू एक्सपंज कोई भी रिमार्क्स, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, कोई भी एनीथिंग। चलो, इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट मैटर है, तो
तो आज जाना जरा और एक बार जरा देखना जरा पार्लियामेंट की डिबेट्स, ठीक है। अब चलते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी अब क्या कर रही है, तहकीकात कर रही है सेबी जैसी बॉडीज के ऊपर। अब रिव्यू होगा परफॉर्मेंस इनका कि साहब ये कैसा काम करते हैं। सेबी के जो वो थी चेयरपर्सन थी, उनके ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशन है जो भी है। तो अब जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है हमारी, ये कमेटी अब ढूंढेगी जरा कि इधर आओ जरा, क्या चल क्या रहा, तुम लोगों ने क्या किया है सेबी में इतना सब। अब पैक क्या है हमारी, पैक के बारे में जान लेते हैं। पैक है मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज, सबसे पुरानी सबसे बड़ी कमेटी। ये फर्स्ट एंड ओरिजिनल पार्लियामेंट्री कमेटी है जो आज तक जिंदा है, जो अभी भी काम कर रही है। इट इज वन ऑफ द 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमिटीज। ये कब बनी थी, पैक बनी थी 1921 में, आज की नहीं है। उस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की है, उस समय की। तो रूल 308 हमारे जब हम आजाद हुए, हमने कहा जो लोकसभा के लिए हमने रूल्स बनाए, कैसे वाले रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, उसका रूल नंबर 308 क्या कहता है कि सरकार की अगर गर्दन पकड़नी हो तो पैक काम आएगी। पैक क्या होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें क्या देखो, इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं एमपीज होते हैं दोनों हाउसेस के, ठीक है। जो हमारी अच्छा पैक हो गई। पैक के अलावा 2 कमेटी और है मेन, कैसी कैसी, एस्टिमेट्स कमेटी है और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है। 2 कमेटियां ये हैं, एक पैक है। जो इस पैक जो होती है, ये बात मैंडेटरी है कि पैक के जो चेयरपर्सन होंगे वो होंगे ही होंगे फ्रॉम द ऑपोजिशन। वो मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, मिनिस्टर तो इसके मेंबर भी नहीं बन सकते हैं, मिनिस्टर तो इस कमेटी में आएंगे ही नहीं। ये मेंबर जो होंगे पैक, इस पैक में 22 आते हैं टोटल लोग, जिसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, इतने लोग होंगे। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 1 ईयर। इन मेंबर्स का जो चुनाव होता है वो आपस में एमपीज तय करते हैं। और एमपीज कैसे तय करते हैं, पीआरएसटीवी से, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये पढ़ा है किसी ने, सुना है क्या, कभी कभी देखा हुआ लग रहा हो तो बता देना भैया। नाउ पीआरएसटीवी जो मेथड है, ये क्या है सर, ये होता है ये तय करने के लिए जो हमारे 550 जो हमारे एमपीज हैं लोकसभा में, ये इन लोकसभा में से ऐसे 15 लोग चुने, 550 लोगों से 15 लोग निकालने हैं। और खास करके ऑपोजिशन के तो मेंबर्स होने ही होने हैं। तो हम इसमें कुछ कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे ये इनमें तो 550 में से मान लेते 50 लोग बोल रहे हैं कि साहब मुझे बनना है पैक का मेंबर। मिनिस्टर और तो होंगे ही नहीं, मिनिस्टर तो बनाने नहीं है। तो ऐसे केस में लोग जो हमारे बाकी एमपीज हैं बोलेंगे यार ये 50 लोग जो है इनमें से मुझे पहला तो व्यक्ति ये मिल जाए, ये नहीं मिले तो ये मिल जाए, ये नहीं मिले तो ये मिल जाए, ये नहीं मिले तो ये मिल जाए। ये होता है पीआरएसटीवी मेथड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ऐसे केस में जो बाकी हमारे जो एमपीज हैं 550, जो हमारे जितने 500 एमपी बच रहे हैं, हालांकि 50 भी वोट देंगे, तो अब ये तय करेंगे कि साहब हमें जो 15 चुनने हैं जो लोकसभा से और 7 चुनने राज्यसभा से, तो हम इनका चुनाव जो हमें करना है, ढूंढना है इनको, 1 साल के लिए रहना है इनको यहाँ पे पैक के अंदर रहेंगे। तो ये किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं कि जरा आना, जरा इन्वेस्टिगेशन करनी है आपकी। और आप, यू आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। आप भैया आप बात तो कर रहे हो पैक वैक सब लोग, लो अब ये जो पैक है, पैक में फिर बाद में रिपोर्ट बनती है, सीएजी की रिपोर्ट आती है, उसको पढ़ती है पैक, सीएजी की रिपोर्ट, ठीक है। ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैक क्या करती है, सीएजी साहब जो हमारे ऑडिटर हैं पूरे देश भर के सबसे बड़े महालेखा परीक्षक, तो इनकी रिपोर्ट जाती है पैक के पास। पैक खोलती है, लाओ जरा दिखाओ क्या किया सरकार ने। और पैक कमेटी में जो हमारे 22 हमारे मेंबर्स होंगे एमपीज, इन एमपीज के साथ होंगे सेक्रेटरी वगैरह लोग होंगे और सारे ऑफिसर्स होंगे, आपका ही फ्यूचर है ये। तो ऐसे केस में आपके ऊपर दारोमदार होगा कि इन 22 को समझाना कि देखो साहब इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, ये क्या हुआ है सरकार के, ये जो इतने जो खर्चे हुए हैं ये कितना अच्छा है कितना सच्चा है, इसमें क्या खराबी है। तो ऐसे केस में पैक कहती है लाओ दिखाओ जरा। अब ऐसे केस में ये रिपोर्ट फिर इस पर तैयार होगी, पैक कमेटी की अपनी फिर रिपोर्ट बनेगी, वो रिपोर्ट पेश होगी अपने लोकसभा राज्यसभा में, जाएगी अपने पार्लियामेंट में, देखो साहब क्या हुआ है ये देखना जरा, ये खर्चा किए ये लोग। और ऐसे केस में जो रिपोर्ट बनती है वो रिपोर्ट बनती है बाय कंसेंसस, पैक कमेटी की रिपोर्ट। इससे क्या होता है, इससे पैक कमेटी की इंटेग्रिटी बरकरार रहती है। अब ठीक है, पैक क्या क्या करती है साहब, सरकारी खर्चा अभी हमने बात करी इसकी, इसको ढूंढती है। फिर सीएजी साहब की रिपोर्ट, इसको पढ़ती है, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर जो भी हुए हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ झाला हुआ है, कुछ हुआ है तो उसको निकालेगी बाहर। फिर कोई करेक्टिव मेजर हो सकता है तो बता सके तो बता दे। अब पार्लियामेंट को रिपोर्ट जानी है, पैक की जो रिपोर्ट होती है, दे सबमिट देयर रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन टू पार्लियामेंट अपनी, क्योंकि उसी हाउस कमेटी है वो, ठीक है। अब कंडक्ट पब्लिक ओपिनियन ऑल्सो, कि देखना जरा क्या क्या हो रहा है साहब, अच्छा लग रहा है लोगों को, नहीं लग रहा अच्छा, तो जनता से बात करना कि ये जरूरी है कि नहीं है। अब स्टेट्स में गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट, तो राष्ट्रपति जी ने अभी अभी नए गवर्नर्स अपने अपने बनाए, जो इनमें कई सारे स्टेट्स में। अब स्टेट गवर्नर के बारे में दोबारा एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है सर, ये है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ये नॉमिनल हेड है, कैनेडियन मॉडल से हमने सीखा है। ये नॉमिनी होते हैं, सेंटर सरकार के एजेंट होते हैं, और ये अपना अपना समय पे अपना योगदान देते रहते हैं। कैसे, कोई बिल विल वगैरह रोक के, कोई कुछ करके किसी भी स्टेट का। नाउ पोजीशन ऑफ द गवर्नर, ये नॉमिनल पोजीशन है, काम के लिए है। कन्वेंशन क्या कहता है, गवर्नर शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट, कहीं बाहर से आ जाने चाहिए। अब राष्ट्रपति जी कंसल्ट करते हैं सीएम साहब से,
ये कि भैया आपके स्टेट में मैं गवर्नर लेके आ रहा हूं और गवर्नर ऐसा ऐसा होगा, ऐसा 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 आने वाला होगा, बुरा मत मानना फिर, या मतलब अपना भला मत मानना, जो भी होगा, ठीक है। गवर्नर साहब के लिए कई सारे आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल्स क्या क्या कहते हैं कि हर स्टेट में गवर्नर होगा ही होगा, जो कि क्या होगा, जो कि भैया अपना जो भी अपना काम करेंगे, और पूरे स्टेट की जो सारी काम है, जो सारा पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, वो गवर्नर साहब में वेस्टेड है। मतलब गवर्नर साहब के नाम पे दस्तखत हो रहे हैं कोई भी स्टेट के कामकाज के। गवर्नर साहब इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसे? वाया अ वारंट अंडर द प्रेसिडेंट्स हैंड एंड सील, राष्ट्रपति जी करवाते हैं। गवर्नर साहब जो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं वो करते हैं फॉर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति जब तक सेंटर खुश है तो सब ठीक है। नाउ इसके बाद आर्टिकल 127 कहता है कि गवर्नर साहब देश के नागरिक हो जाएं, बस इतनी रिक्वेस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं बन जाए यहाँ का गवर्नर। इसके बाद 35 साल की युवा हो, बस इतना मान लेना, इससे कम पे नहीं। चलो ठीक है। अब गवर्नर साहब जब आए ऑफिस में तो शपथ ले ले। शपथ कहां लेंगे? सीजेएचसी के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। अब सॉरी, अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं है तो कौन बनेंगे? तो सीनियर मोस्ट जज जो भी हाई कोर्ट में होंगे उनके सामने गवर्नर साहब शपथ लेंगे। राष्ट्रपति जी पूरे देखो प्रोविजन बनाएंगे कैसे कैसे गवर्नर साहब का काम करना है, कैसे कैसे इन्हें कहां कहां पे उठ के बैठने जाना है, क्यों जो जो काम है। अब गवर्नर साहब की पावर्स क्या क्या है, क्या करने बिठाया इनको? तो पार्डन कर दो, रिप्रीव कर दो, रिस्पाइट कर दो, अपना रेमिट कर दो, अपना देखो कोई भी पनिशमेंट को, या सस्पेंड कर दो और इसको पूरा कम्यूनिटी कर दो सेंटेंस को। अब 162 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स टू ऑल मैटर्स ऑन विच स्टेट के विधानसभा हैज द पावर टू मेक लॉज। ये क्या लाइन हुई सर? ये लाइन ये कहती है कि एक स्टेट है, कोई भी राज्य ले लेते हैं, यूपी, बिहार, एमपी, कर्नाटक, जो आपको मानो। अब ये स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब कानून का पालन करवाने की जो पावर है। एग्जीक्यूटिव मतलब जहां लिख रहा हूं मैं वहां मतलब है कार्यपालिका, वहां पे सरकार की बात हो रही है। जहां लिखा होता है लेजिस्लेटिव पावर, इसका मतलब कानून बनाने की पावर, वो किसकी होती? विधानसभा की होती। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी किसी भी यूपी, बिहार, एमपी, कर्नाटका की, वो पावर एक्सटेंड्स टू उन सारे मैटर पे जहां पे स्टेट की विधानसभा कानून बना सकती है। ठीक है, मतलब स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट की बात होगी यहां पे। ओके, चलो अच्छा लग रहा है, सब मजा तो आ रहा है। अब गवर्नर साहब ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कोई दो राय नहीं। सीएम साहब की बात माननी पड़ेगी, एक्सेप्ट इन मैटर्स। देखो कैसे हाथ से लिया और वापस छीन लिया। एक्सेप्ट इन मैटर्स, जहां पर गवर्नर साहब को अपना विवेक का इस्तेमाल करना है। लो मतलब पहले तो बोल दिया गवर्नर साहब को बात करनी है सीएम साहब से बात करके, लेकिन जब तक उन्हें नहीं करनी है। ऐसे वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स का कितना डिफरेंट मतलब मीनिंग हो सकता है। 164 क्या कहता है? गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं सीएम साहब को और बाकी मिनिस्टर्स को जो विधानसभा से चुन के आते हैं। अब गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल को। यहाँ पे जो हमारे जो सीएम साहब होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी कि गवर्नर साहब को सारे मैटर, सारी चीजें समझाना, क्या हो रहा है, कैसे करना है। गवर्नर साहब को नहीं आइडिया है स्टेट में क्या चल रहा है। अब गवर्नर साहब हर बार जब भी स्टेट की विधानसभा आती है, बिगिनिंग एट द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर और एट सच अदर टाइम्स, जो भी इनको जरूरत लगे, ये आते हैं, अभिभाषण देते हैं। ठीक है, अभी देखना अभिभाषण के ऊपर ही, गवर्नर साहब के अभिभाषण के ऊपर एक और बवाल हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, तो हमने कहा पहले गवर्नर साहब से बात कर लेते हैं। गवर्नर साहब के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन है। कैसा कैसा? गवर्नर साहब दे कैन रिजर्व सर्टेन बिल्स, कोई विधेयक जो उस विधानसभा से, किसी विधानसभा से पारित हुआ हो और विधानसभा ने पारित किया है, मेजोरिटी के साथ बैठ के उन्होंने सबने हाँ बोल के उसको डन किया और भेजा गवर्नर साहब को, दस्तखत करो, उसको कानून बनाओ। तो ऐसे तो गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं? ही कैन रिजर्व द सर्टेन बिल्स, जो विधानसभा ने पारित किए हो, फॉर द राष्ट्रपति का कंसिडरेशन। लो साहब गया, स्टेट का काम था, ले गए वहां सेंटर के पास। अब इसके बाद गवर्नर साहब कैन रेकमेंड राष्ट्रपति शासन ऑल्सो इन द स्टेट। खत्म कर दिया, पहले बुलाए उन्हीं को बाहर से और उन्होंने कह दिया इस स्टेट में लगा दो ये राष्ट्रपति शासन। ऐसे केस में एक्टिंग एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूटी, बगल में कोई यूटी चिपकी हुई है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल दादरा नगर हवेली, हमारी दमन एंड दीव, जब तक कोई वहां पे एलजी नहीं साहब हैं, जब तक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है वहां पे, तब तक क्या हो, गुजरात, बॉम्बे, कोई स्टेट हो जो संभाले इसको कि साहब देखो क्या करना है इसका, दादरा नगर हवेली का। फिर इसके बाद कहां पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो बने हुए हैं, कहां पे? एएमटीएम कौन सा शेड्यूल का पार्ट है? एएमटीएम शेड्यूल कौन सा है? ये आंसर अभी के अभी। ठीक है, इन जो 4 स्टेटों में जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है, ये क्या होता है सर? पहले तो ये बताओ। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है, इन स्टेट्स में कुछ ऐसे हिस्से हैं, इन स्टेट्स में ये जो रीजन है, इनमें कैसे रॉयल्टी बटेगी, यहां से कोई सामान लिया जा रहा है, इन जगह जो हमारे काउंसिल का जो एरिया होगा, आपने नाम सुने होंगे गारो, खासी, जैंतिया, है ना, नॉर्थ का 4 हिल्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हैं कुछ ऐसे एरियाज जो हम कहते हैं यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं।
अब ट्राइबल लोग अगर जंगलों में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, अपने गांव में रह रहे हैं, तो इनकी जमीनें अगर आप ले रहे हो, इनकी जमीनों में से अगर आप कोई खदान निकाल रहे हो, कोई जंगल काट के आप कोई लकड़ियां ले रहे हो, तो इनको रॉयल्टी दी जानी चाहिए। वो कहां जाएगी? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को जाएगी वो रॉयल्टी। तो गवर्नर साहब डिटरमाइन करते हैं रॉयल्टी कितनी जाएगी। अच्छा ठीक है, सिचुएशन डिस्कशन क्या क्या है इनका? गवर्नर साहब जब जब सिचुएशन खराब हो जाए विधानसभा में, सीएम साहब की कुर्सी हिल गई है, सीएम साहब थोड़े से नाजुक हालात में हैं, तो ऐसे केस में गवर्नर साहब को डिस्क्रेशन है, कोई नई सरकार बना सकता है क्या? कोई किसी पे है मेजोरिटी? कुछ लोग हैं इकट्ठे होके जो कहते हैं विधायक के यहाँ साहब हम बना लेंगे सरकार, आओ बना सकते हो तो आप जरा बना के दिखाओ। अब गवर्नर एक्सरसाइज करते हैं यही डिस्क्रेशन पावर जब कोई पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं हो, या सीएम साहब खत्म हो गए हो, या सक्सेसर जो है वो ऑब्वियसली नहीं दिख रहा हो कि साहब यही होंगे कि नहीं होंगे। डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये भी कर सकते हैं, आउट। कब? इफ दे कैन नॉट प्रूव देयर मेजोरिटी। तुम्हारे पास मेजोरिटी नहीं विधानसभा बैठने की, कैसी तुम्हारी सरकार, काई की सरकार, बाहर सीधे रास्ता दूसरा। नाउ फाइनलिटी ऑफ डिसीजन, गवर्नर साहब का डिसीजन फाइनल, खत्म बात, आगे सारा गेम ओवर। इसके बाद ठीक है, अब बिल टू इंक्लूड पहाड़ी इन जम्मू कश्मीर की एसटी लिस्ट। ये क्या हुआ सर? पार्लियामेंट में अभी पास हुआ है एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024। इसका नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर एसटी ऑर्डर। सुनना ध्यान से कैसे बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024, जिसका नाम क्या है? जम्मू कश्मीर एसटी ऑर्डर। इसमें क्या हुआ है? इस ऑर्डर के तहत जो पहाड़ी कम्युनिटी है हमने उसको इंक्लूड कर दिया जम्मू कश्मीर की एसटी लिस्ट में। अच्छा, पहाड़ी जो एथनिक ग्रुप है, ये बिल कहता है कि जो गद्दा ब्राह्मण है, ये कम्युनिटी, हमारी पड्डारी ट्राइब है, ये कोली कम्युनिटी है, ये हम इनको डाल रहे हैं एसटी लिस्ट में ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब ऐसे इस बारे में समझ लो, इसमें कोई समझने वाली बात ज्यादा है भी नहीं, वैसे समझ में आ जानी चाहिए एक बार में जब जो बोलूं। नाउ 366 कहता है कि एसटी साहब कैसे कैसे तय होंगे, ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटियां रिकॉग्नाइज कैसे होंगी अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब 342 कहता है प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एनलिस्टिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कैसे? बाय ए राष्ट्रपति के ऑर्डर से। राष्ट्रपति का ऑर्डर होगा, यानी कि देश की सेंट्रल सरकार तय करेगी कि कौन से एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो कम्युनिटी के किस हिस्से का पार्ट है और वो एसटी है कि क्या है। ठीक है, ये लिस्ट इज स्पेसिफिक टू ईच स्टेट, हर स्टेट के लिए अलग अलग हो सकती है, एंड इज एप्लीकेबल ओनली विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। उसी स्टेट के लिए है वो लिस्ट, लेकिन स्टेट के हाथ में नहीं दिया है, दिया सेंटर के हाथ में है, सेंटर करेगा। सेंटर कैसे कर रहा है? सेंटर में एक बड़े अफसर बैठे हुए हैं जिनका नाम है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो शख्स हैं, ये शख्स क्या करते हैं? ये लिस्ट मेंटेन रखते हैं। ये कोई कम्युनिटी को बोलते हैं कि साहब आप एसटी हो कि नहीं हो, बेस्ड ऑन कुछ कुछ ट्रेड्स जो हमने तय किए हैं इन द लोकोर कमिटी। एक कमेटी बनी थी बहुत पहले 65 के आसपास, तो इस कमेटी ने जो हमारी लोकोर कमेटी थी, इस कमेटी ने कहा था कि आप ये चीजें देखना और इनसे आप तय करना। ये क्या है? ये पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, ये टेस्ट है। ये बताता है कि कोई भी कम्युनिटी एसटी है कि नहीं है। अगर कोई कम्युनिटी इन पे फिट हो रही है तो हम मान लेंगे कि वो एसटी है। कैसी? वो कम्युनिटी शाय है, वो कांटेक्ट नहीं हुआ है उनका बड़े सारे मेजॉरिटी लोगों से, अलग रहते हैं, अपने एथनोलॉजिकल और प्रिमिटिव ट्रेट्स हैं उनके, उनका कल्चर ही डिफरेंट है, उनका ज्योग्राफिकल जो आइसोलेशन है, वहां वो पहाड़ के अंदर घाटी में वैली में कहीं रहते हैं, नहीं आ रहे बाहर, उन्हें आना ही नहीं है। अब वो बैकवर्ड भी है, क्योंकि जब वहां चीजें नहीं है, अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं, कुछ नहीं, ऑफिस नहीं, कुछ नहीं, तो फिर तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब है तब ये तय होगा इन पैरामीटर्स के तहत कि कोई चीज नहीं सॉरी कि कोई कम्युनिटी हमारी एसटी है या नहीं है। ठीक बात है। और ये लिस्ट कौन मेंटेन कर रहा है? जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। अब ये कैटेगराइज करते कम्युनिटीज को कि हाँ साहब ये एसटी है यहाँ पे, ये यहाँ पे। इसके बाद राष्ट्रपति जी उस पर दस्तखत कर दे, मतलब सेंट्रल सरकार दस्तखत कर दे कि हाँ साहब ये जो कम्युनिटी है इस वाले स्टेट में ये कम्युनिटी के लोग जो हैं वो एसटी हैं। ठीक बात है। असेंबली का फ्लोर टेस्ट अब झारखंड में विधानसभा में हुआ। क्या हुआ? सोरेन जी जब जेल गए थे, ये सब हुआ, तो 5 फरवरी 2024 यहां पे क्या होता है? एक फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट ये देखने के लिए कि ये सरकार के पास विधायक हैं बचे हुए कि नहीं बचे हुए हैं। अब फ्लोर टेस्ट क्या होता है? ये कॉन्फिडेंस मोशन होता है जो फॉर और अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो सकता है इन हाउस, जो 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 सरकार उस समय है। अब एक संवैधानिक मैकेनिज्म है अंडर विच अ सीएम अपॉइंटेड बाय द गवर्नर कैन बी आस्क्ड टू प्रूव कि भाई मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारी जो भी तुम एड और एडवाइस देना चाह रहे हो मुझे, मैं सब स्वीकार कर लूंगा, अगर आप मुझे बस इतना दिखा दो कि आपके पास विधानसभा का आशीर्वाद है कि नहीं है। बस ये जानना है। जब भी when this majority is questioned, तो भैया पूछा जाएगा इनसे कि जरा एक बार अपना टेस्ट अपना देखो पास करके दिखाओ कि आपके पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं विधानसभा का।
कौन करेंगे उस समय? उसके विधानसभा के स्पीकर होंगे, वो ऊपर बैठेंगे। अब प्रोसेस क्या है? मेजॉरिटी इज काउंटेड। कैसे? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। उस दिन जितने लोग होंगे, इट डज नॉट इंक्लूड पीपल जो लोग छुट्टी पे हैं या जो लोग अपना वोट नहीं दे रहे हैं। जितने लोग उस दिन बैठे हुए हैं, कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये जो लोग यहां आए हुए हैं, अगर ये यहां खड़े होकर कह रहे हैं हाँ साहब ये सरकार सही है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब दिक्कत कहां होगी? जब वो जो लोग वहां आए वो कहते हैं अरे ना, ये कैसी सरकार चला रहे हैं, इनसे अच्छी सरकार तो हम चला लें। अब वोटिंग कैसे हो सकती है? वोटिंग बैलेट वोट से हो सकती है, पर्चियां डाल डाल के, या ओपन अपने वॉइस वोट से हो सकती है, या डिवाइसिव वोट से हो सकती है। ये कैसे होती है? इज डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो अपने आगे बटन दबा दो अपने आगे टेबल पे, बस इतना करना है आपको। ठीक है, कॉम्पोजिट फ्लोर टेस्ट होता है। विधानसभा अटक गई, विधानसभा आई है नहीं चुन के, कोई पार्टी पास मेजोरिटी नहीं है, कोई पार्टी पास क्लियर अपना नंबर नहीं है, और मल्टीपल इंडिविजुअल कह रहे हैं मेरी सरकार आ जाएगी, अरे मेरी आ जाएगी, अरे मेरी आ जाएगी। ऐसे केस में क्या होगा? गवर्नर मे कॉल फॉर अ स्पेशल सेशन। क्या करने के लिए? टू डिटरमाइन हु हैज द मेजोरिटी। बताओ भाई कौन बनेगा सरकार, कैसे बना रहे हो? अगर टाई हो गया तब स्पीकर साहब अपना कास्टिंग वोट जो अपना डलवाएंगे, अगर टाई हो तभी। ठीक है, कास्टिंग वोटिंग का तब आता है स्पीकर साहब का, चलो साहब करवा दो। अब गवर्नर साहब का कस्टमरी एड्रेस, ये हुआ तमिलनाडु में इशू। क्या हो गया? जब भी कोई विधानसभा आती है, साल का पहला सेशन हो या नई विधानसभा का सेशन हो, जैसा भी हो, तो ऐसे केस में जो गवर्नर होंगे वो आएंगे और वो आके बोलेंगे, उनके हाथ में एक स्पीच होगा, उनके हाथ में एक भाषण का स्क्रिप्ट होगी, और वो विधानसभा में पढ़ेंगे वो चीज। ठीक है, अब विधानसभा में सॉरी जब ये गए विधानसभा में, तो ये सेंटर के एजेंट है, ये तो सेंटर की तरफ से आए हुए हैं। लेकिन तमिलनाडु में जो विधानसभा है उसमें तो सीएम साहब होंगे, अपने बैठे होंगे, सरकार पूरी होगी, जो उस स्टेट की अपनी चुनी हुई सरकार है। ठीक है, अब ऐसे केस में सरकार ही कहती है कि गवर्नर साहब तुमको ये स्पीच पढ़ना है, पढ़ो उसको, चलो बोलो। अब गवर्नर साहब कहेंगे मैं बोलूंगा ही नहीं ये बात, मैं नहीं बोल रहा, मैंने माननी ही नहीं ये बात। तो गवर्नर साहब ने मतलब क्या किया? उन्होंने फैक्चुअली और मॉरली मना कर दी बात कि मैं नहीं मानता, आप सरकार, आप सीएम साहब, आपने जो लिख के मुझे दिया है भाषण, ये मुझे नहीं समझ, ये मैं नहीं, मेरे मुंह से नहीं निकल सकती ये बात। तो ऐसे केस में क्या हुआ? या अब ऐसे केस में जो क्लेम्स थे उसमें, उस स्पीच में गवर्नर साहब ने बोला कि हाँ ना ना ना, आई सरेंडर, आई क्विट, मैं नहीं बोलूंगा ये सब। तो ऐसे केस में गवर्नर के एड्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग संवैधानिक ट्रेडिशन है, कन्वेंशन है, हमारे यही नहीं है, जिनसे हमने आजादी पाई है उनके यहां भी था, टू रीड द एग्जैक्ट स्पीच और स्पेशल एड्रेस। जो यूके में कौन? क्राउन, जो वहां के किंग चार्ल्स हैं, उन्हें भी जो हमारे जो इनके यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो स्पीच लिख के देते हैं कि योर मैजेस्टी, योर रॉयल हाइनेस, योर क्राउन, जो भी आप मालिक आप ही हो, क्राउन, जरा ये स्पीच जाके पढ़ो हाउस ऑफ कॉमन्स में, यही लिखा है, ऐसा ही पढ़ना है। उसमें कोई अपने आगे द ए एंड कुछ नहीं लगाना है, जो लिखा है जितना लिखा है उतना ही बोलना है, थैंक यू के बाद आपको नीचे चले जाना है बस। ठीक है, इंडिया में क्या है प्रैक्टिस, कैसे आई? अडॉप्टेड ऑन 18 मई 1949। हमने कहा चलो यार अच्छी तो लग रही है, तो ऐसी बड़ी पोस्ट है, मजा आएगा। नाउ हमने कहा, संवैधानिक सभा ने अग्री किया इस बात पे, प्रोविजंस फॉर द प्रेसिडेंट फॉर, या फिर हमारे गवर्नर के एड्रेस पे। अब संविधान ने बोला कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ये सबके सब आपके पास पावर है टू एड्रेस अ सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। पर ये नहीं लिखा एक्चुअली में संविधान में कि वही बोलना है जो सरकार कहेगी, बस वही बात कहनी, ये चीज संविधान में नहीं है। पर लेकिन कन्वेंशन है, इतना पुराना है, सब कुछ है, तो भैया लगेगा फिर तो ठीक है। अब ये जो इनकी पावर है, वो इनकी पावर दिखती है कैसे कैसे? जब भी विधानसभा का या पार्लियामेंट का जो भी कोई लेजिस्लेचर का कोई अपना पहला बिल्कुल अपना नया सेशन हो, नई विधानसभा चुन के आई बैठी है, या साल का पहला अपना सिटिंग हो, तो भी इनको आना है। ठीक है, एक सेशन ऑफ अ न्यू या कंटिन्यूइंग लेजिस्लेचर जो है कैन नॉट बिगिन विदाउट दिस स्पीच, विदाउट दिस एड्रेस। जब तक ये स्पीच नहीं देंगे तब तक वो सेशन की शुरुआत मानी ही नहीं जाएगी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163 यही बात है, गवर्नर साहब इज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सीएम। अब सीएम साहब ने जो हमारी भाई स्टेट की सरकार ने अगर बोला है कि यही बोलो, इसके बाद कोई दूसरी बात नहीं करनी आपको, अब गवर्नर साहब कहते हैं मैं नहीं बोलना, मैं ना बोलूंगा, तो ऐसे केस में ये क्या हुआ? ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ये तो एकदम क्वेश्चन हो गया। अब स्टेट सीएम जो हैं वो बोलेंगे ऑफिसर को, अपने जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, कि ये क्या है भैया, ये क्या हो रहा है, पॉलिटी पढ़ के आए हो तुम, क्या करूं गवर्नर साहब का? तो गवर्नर साहब के भी जो ऑफिसर होंगे वो भी यही बोलेंगे कि यार इसका तो इलाज ही नहीं समझ में आ रहा, क्या बोले, गवर्नर साहब ने मना कर दिया। अब ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मना करना पड़ेगा, जब आर्टिकल 163 साफ साफ कह चुका है कि गवर्नर साहब को वही करना है जो स्टेट की सरकार उनसे बोले करने को, जब तक कि उनका विवेक काम नहीं करे। तो अब वो बात माननी थी, ये नहीं मान रहे, अब क्या करें? गवर्नर का स्पीच ये बताता है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार की विजन पॉलिसी क्या है, इसीलिए गवर्नर साहब से पढ़वाते हैं कि आप पढ़ो साहब, सामने खड़े हो जाओ सबके और ये बोलो कि मेरी सरकार
ने पिछले 1 साल के अंदर 20 लाख लोगों को रोजगार दी, ये दिया, 2 हाईवे बनवा दिए, 5 ट्रेनें चलवा दी, जो भी करना है, तो गवर्नर साहब बोलते हैं मेरी सरकार, सीएम साहब ने मुझसे कहा है कि मेरी सरकार ज्यादा लिखा है, मतलब स्टेट का सीएम, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे करके, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये पढ़ ये रहे हैं पर शब्द उनके हैं, इनके सीएम के, और शब्द इनके सुनवाने पड़ेंगे क्योंकि ये कहता है 163, लेकिन डेडलॉक हो गया, फंस गए। ये डेडलॉक जो हुआ, ये डेडलॉक बड़ा मायूसी वाला भी था और बड़ा मतलब पोएटिक कॉमेडी हो गई, कह लो इसको, कुछ भी कहनी हो, अब इसको क्रूएल जोक हो गया है तो हमारे पॉलिटी के साथ। अब इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी हटा दी, एक हमारी हटा दी गई स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एक कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने, यू हमारी जो हमारी MOSPI, जो हमारा मंत्रालय है, सांख्यिकी मंत्रालय, इन्होंने बोल दिया कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं चाहिए हमें ऑन स्टैटिस्टिक्स, नहीं ही चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है भैया स्टैंडिंग कमेटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स जो है, ये कैसे आई, इसी मिनिस्ट्री ने पैदा करी थी 2019 में। अच्छा, इसमें इकोनॉमिस्ट कई सारे लोग थे, प्रणब सेन जैसे लोग, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े थे इसमें। इनका काम क्या था, टू रेकमेंड इंप्रूवमेंट्स इन इकोनॉमिक डेटा एंड सर्वे, कैसे कैसे हो, बढ़िया बढ़िया हो। अब स्टीयरिंग कमेटी आ गई इसकी जगह पे, स्टीयरिंग कमेटी रिप्लेसेस द SCOS एंड इज हेडेड बाय क्या, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो इसमें NSC के चेयरमैन आते हैं, वो देखो जो NSC के, जो हमारा NSC हमारा पूरा आयोग है, हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इसके चेयरपर्सन क्या हुए, SCOS को रिप्लेस करती हुई जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष बन गए। कंपोजिशन क्या है इसमें, 17 लोग हैं इसमें, और एक नॉन मेंबर सेक्रेटरी है इसमें। नॉन मेंबर मतलब ये इसके सदस्य नहीं है, ये हेल्प कराने के लिए है, हेल्प इन ऑफिशियल वर्क, तो ये वो काम करा रहे हैं जो इनको जरूरी होता है फॉर डे टू डे फंक्शनिंग, कैसे चलना है सबके समझ में आएगा नहीं कईयों को। अब ऐसे केस में टेन्योर क्या इनका 2 साल का, क्या हो साहब बैठो यहाँ पे समझो इसको क्या कराना है। तो हमारी शेयरिंग कमेटी समय एक्टिव है, ठीक है। वेस्ट बंगाल ने पारित किया, जो हमारा RG कर हॉस्पिटल में जो जो बहुत भयानक हादसा हुआ था, उसके बाद जो महिला डॉक्टर के साथ, तो उसके बाद बिल में पारित होता है अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी बिल, और इस बिल में सजा है भैया, वेस्ट बंगाल का क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल है 2024 का। अब इसमें आर्टिकल 254 हमारा कहता है कि बिल हैविंग बीन पास्ड बाय कोई भी वेस्ट बंगाल की असेंबली शैल फर्स्ट बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। अच्छा ठीक है, ओके, समझ में आई बात कि भाई विधानसभा ने पारित किया है, अभी तो ये विधेयक ही है, पारित हुआ विधेयक है बस, जब तक इनके साइन नहीं होंगे गवर्नर साहब को तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। अब अपॉन रिसीविंग द गवर्नर का एसेंट, वो बिल क्या होगा, वो बिल शैल बी रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑल्सो। क्यों, क्योंकि इस बिल में कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो अपीयर होते हैं टू बी रिप्यूनेंट टू द लॉज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑन द सब्जेक्ट मैटर। मतलब क्या हुआ, पार्लियामेंट ने ऑलरेडी ऐसे कुछ एक्ट बना रखे हैं इस तरीके के, ठीक है। अब ये क्योंकि पार्लियामेंट ने बना रखे हैं, बड़े भाई ने बना रखे हैं, तो बड़े भाई के सामने जब छोटे भाई ने कोई अपना बिल बना के बैठा हुआ है, वो उसने अपने गवर्नर साहब से पारित करवा भी लिया है, तब भी वो राष्ट्रपति के पास, बड़े भाई के पास जाएगा, जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति ना दे दें, जब तक इनका अपराजिता बिल जो है वो एक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। अब एक बार समझ लेते हैं कहानी इनकी कितनी डीप है। तो अब अपराजिता बिल जो है, यहां पे डेथ पेनल्टी है फॉर रेप्स। अच्छा, तो इसमें जो बिल है, इसमें जो बिल ये जब आया, इसने अमेंड कर दिए BNS 2023 के प्रावधान, इसने अमेंड कर दिए BNSS 2023 के प्रावधान, इसने अमेंड कर दिए पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रावधान। 2017-18 में भी MP ने, अरुणाचल ने ऐसे ही ऐसे अपने केस बनाए थे। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र असेंबली ने अपने ये जो अपने बिल पास किए थे। बोथ द बिल्स आर अवेटिंग द मैंडेटरी असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। अभी तक राष्ट्रपति जी मतलब सेंटर की तरफ से अभी उस पर ओके आया नहीं है, क्यों, क्योंकि सेंटर के बनाए हुए कानूनों को छेड़छाड़ हो रही है उससे। अब स्टेट की पावर टू अमेंड नेशनल लॉज, क्या पॉसिबल है? छोटा भाई कहते बड़े भाई की बात नहीं मानूंगा मैं, और बड़े भाई से ज्यादा अच्छी बात मैं कर रहा हूं, छोटा भाई कर रहा है, ये पॉसिबल है? यहां पे पॉसिबल है, रास्ता है। स्टेट्स कैन अमेंड नेशनल लॉज अंडर आर्टिकल 254। कैसे? रास्ता है। क्या कहता है कि परमिशन है किस चीज की? स्टेट विधानसभा को कि आप कोई कानून अपना पास कर सकते हो जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो सेंटर का कोई लॉ। कब कब? एक ऐसे मैटर पे, एक ऐसे काम पे जो कॉन्करेंट लिस्ट में पड़ा हुआ था, जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते थे। अगर उस पे पार्लियामेंट का बनाया हुआ सेंट्रल लॉ ऑलरेडी एक बन रखा है और स्टेट कोई नया कानून बनाना चाहे तो बना सकता है वो। ओनली कब? ओनली इफ द स्टेट लॉ रिसीव्स राष्ट्रपति का असेंट। ओनली इफ द सेंटर सरकार इज ओके। सेंटर सरकार मतलब खुद ही कहते कि यार गुड वर्क, गुड जॉब, हमसे नहीं हुआ, तुमने अच्छा कर लिया, तुमने अच्छा बना लिया, वी लाइक इट, कर लो। नाउ राष्ट्रपति का अप्रूवल यहां पे क्या मतलब है? राष्ट्रपति का अप्रूवल मतलब वही होगा जो सेंट्रल सरकार अप्रूव कर रही है।
जो यानी कि जिस सेंट्रल सरकार ने वो बिल बीएनएस मान के चलो, अब बीएनएस क्या है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें क्या है, उसमें आईपीसी वाले सेक्शन लिखे हुए हैं कई सारे। तो अब ये बीएनएस वाले जो सेक्शन है किसने पेश किए थे, होम मिनिस्टर ने पेश किए थे, राइट। अब क्योंकि सरकार ने पेश किए, सरकार प्राइम मिनिस्टर जिसके हेड है, तो सरकार ने पेश किया, पार्लियामेंट ने पास किया, पार्लियामेंट ने सेंट्रल लॉ बनाया उसको, ठीक है, तैयार हो गया, बीएनएस अप्रूव हो गया, डन, ओके गुड। नाउ अब कोई स्टेट की विधानसभा खड़े होकर कह दे मुझे बीएनएस से ज्यादा अच्छा मुझे आता है, सेंटर कही कैसे कि हम बना के भेज रहे हैं, अभी रुको एक दिन रुको बस। तो अब विधानसभा ने पारित कर दिया, गवर्नर साहब ने बोला कि भाई तो चीज टेढ़ी लग रही है, इसको सेंटर को दे दो, राष्ट्रपति को दे दो। तो राष्ट्रपति का जब वो गया, राष्ट्रपति का असेंट मिल गई, इसका मतलब कि सेंटर ऑलरेडी राजी था, सेंटर ऑलरेडी मतलब प्राइम मिनिस्टर यानी हमारी सेंट्रल सरकार ने बोल दिया, होम मिनिस्टर सबने कि हाँ आपका जो एक्ट है वो आप अपने स्टेट में चलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति लेकिन जब उनके पास वो बिल आया हुआ है, क्या सेंटर के पास कोई ऑब्लिगेशन है कि उन्हें हाँ बोलनी है ना, बिल्कुल नहीं, नो ऑब्लिगेशन, सॉरी, गेम ओवर। यहां तक कि कोई समय भी नहीं बताया है कि कब तक हाँ बोलना है, वो पढ़ा तो हुआ है उनका अपना एमपी का, महाराष्ट्र का, वो कभी हुआ ही नहीं है। देयर इज नो टाइम लिमिटेशन, नो टाइम लिमिट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन विच पीरियड के हिसाब ये जो बिल है इसको हाँ ना बोलो या जो भी करना खत्म करो, उसका कुछ नहीं बताया, टंगा हुआ तो टंगा हुआ है, कोई इसमें काम ही नहीं करना, दूसरी बात, ठीक है। वही चीज है ये स्टेट के अमेंडमेंट्स टू सेंट्रल लॉज सच एज बीएनएस, बीएनएसएस एंड पॉक्सो, जो डील करते हैं ऐसे प्रावधानों से जो ऑलरेडी कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हुए थे, जिनके लिए बीएनएसएस, बीएनएस सब कुछ आ गया है ना, बीएनएसएस। इसके बाद जो पॉक्सो है वो ये मतलब क्या है, पॉक्सो क्या है सर, पॉक्सो 2012 का आया हुआ एक्ट है, जो सेंट्रल लॉ है, सेंट्रल कानून है। अगर अपराजिता बिल इसको छेड़ता है, इसका मतलब कि ये सेंटर के बनाए हुए कानूनों को हाँक रहा है, परेशान कर रहा है, सेंटर के बनाए हुए कानून है ये, सेंटर के। अब ऐसे केस में अपराजिता बिल तब चल पाएगा जब सेंटर ही ओके बोल दे कि यार ओके ठीक है, अच्छा लग रहा है, बना लो, कोई बात नहीं, कर लो तुम। नाउ हमारे कुछ कुछ पावर है, राष्ट्रपति गवर्नर साहब के पास पावर, और वो क्या है, माफी देने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी देखा ये होता हुआ कि गुजरात सरकार ने जो 11 लोगों को जो बरी कर दिया था, जिनके पास उम्र कैद की सजा थी, जो बिल्किस बानो केस में जो लोग अपराधी थे और जिनका सॉरी दोषी थे, तो अब उनका दोष सिद्ध हो गया था, वो अपनी सजा काट रहे थे, सजा याफ्ता थे, उनको गुजरात सरकार ने बाहर कर दिया जेल से कि चलो ठीक है सजा कम कर देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या, ये तुम्हारे पास पावर ही नहीं थी, तुमने किया कैसे ये, तो आपने ये जो सेंटेंस जो आपने रेमिट किया है, रेमिशन हुआ है, दिस इज एब्सोल्युटली अनफेयर और रॉन्ग, सीधे सबके सब अंदर 2 हफ्ते के, चलो सब अंदर वापस। नाउ पॉलिसी ऑफ रेमिशन क्या है सर, रेमिशन क्या होता है कि रिडक्शन या मॉडरेशन, रिडक्शन या मॉडरेशन किस चीज का, सजा का, सेंटेंस इंपोज ऑन इंडिविजुअल कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम, जो व्यक्ति किसी अपराध के लिए कन्विक्ट हो गया हो, दोष सिद्ध हो गया हो, याद रखना बार बार बोलता हूं मैं, जब तक कॉन्विक्ट नहीं है, जब तक दोष सिद्ध नहीं हुआ है कोर्ट में, तब तक हम उसे क्या बोलते हैं, एक्यूज्ड। जब क्राइम का कन्विक्शन, जब क्राइम का गिल्ट ऑब्टेन हो गई है क्रिमिनल से और कन्विक्शन तय हो गया है, सजा मुकर्रर हो गई है, उस सजा को कम करना या मॉडिफाई करना वो कहलाता है रेमिशन। वो किसके हाथ में होता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर साहब के होता है। अब इट इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंप्रिजनमेंट, या तो आप सजा की ड्यूरेशन कम कर दो, 10 साल की सजा 5 साल कर दी, 5 साल की सजा 2 साल कर दी, जो भी करना हो कर सकते हैं, या अदर पेनल्टीज कोई और लगा दो या सब कम कर दो, टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस फैक्टर्स एंड कंसिडरेशन के साथ, व्यक्ति बूढ़ा है, ये है, वो है, जो भी है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ फरलो एंड पैरोल, ये अलग अलग होते हैं। फरलो पैरोल में तो 2-3 हफ्ते के लिए बाहर आ गए, 2 महीने के लिए बाहर आ गए, उसके बाद फिर अंदर जाना है, वहां पे टेम्पररी ब्रेक होता है, वो तो बस अपने अपने प्रेजेंट की जिंदगी में से। अब रेमिशन में क्या होता है, सेंटेंस की जो ड्यूरेशन है इट इज रिड्यूस्ड, बट जो नेचर होगा, कठोर कारावास है या नॉर्मल कारावास है, वो सेम रहेगा। सजा का नंबर कम कर सकते हो आप, 10 साल की सजा 5 साल कर दो, 20 साल की सजा 20 साल की सजा 14 साल कर दो, जो भी करनी कर दो, ठीक है। अब ये जो पावर मिली हुई है, ये पावर कहां कहां पे है, राष्ट्रपति और गवर्नर साहब के पास है, इन 2 आर्टिकल्स की वजह से, 161 और 72, ठीक है, राष्ट्रपति गवर्नर साहब के पास है। कैसी कैसी पावर है ये, अब पहली बार राष्ट्रपति की देख लेते हैं, फिर गवर्नर साहब की देखेंगे। तो राष्ट्रपति के पास जो पावर है अंडर आर्टिकल 72 है, कैसे, जो भी यूनियन सेंटर के कानून है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी देखा पॉक्सो, तो जो पॉक्सो एक्ट है, अगर कोई उसका अपराधी है, उसका दोषी है और दोष सिद्ध हो गया है, सजा काट रहा है वो व्यक्ति, उसकी हो सकता है सजा अगर कम करनी हो, रेमिट करनी हो, तो राष्ट्रपति के पास वो पावर है, क्योंकि वो सेंट्रल लॉ को ब्रेक किया गया है, वो कौन सा, पॉक्सो। नाउ अगर कोई भैया मिलिट्री कोर्ट है, कोर्ट मार्शल हुआ है, वहां से सजा आई हुई है आर्मी की तरफ से, कोई आर्मी पर्सनल को जो है एकदम ऐसी सजा मिल दी, ऐसी मिल गई है कि अब उसका कोई वही नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास वो चीज जा सकती है और राष्ट्रपति साहब उस सजा को कम कर सकते हैं। क्या राष्ट्रपति अपने आप कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं, राष्ट्रपति या गवर्नर जो भी है, एड एंड एडवाइस ही फॉलो करेंगे, किसकी, एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट। याद रखना बेटा बच्चा, इस चीज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये करना ही करना है।
राष्ट्रपति गवर्नर जहां भी लिख रहा हूं मैं, मतलब कि स्टेट सीएम या स्टेट के या नहीं सॉरी हमारे देश के पीएम साहब उसमें इन्वॉल्व हो रहे होंगे, बैक ऑफ द माइंड। नाउ कैसा कैसा जुरिडिक्शन है, डेथ सेंटेंस भी कम कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, डेथ सेंटेंस को माफी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। पावर्स क्या क्या है, पार्डन देना, पार्डन होता है माफी दे देना कि एकदम बरी कर दिया, जाओ तुम्हें तसल्ली, जाओ घर जाओ अपने खुश रहो, पार्डन ये हो गया। कम्यूट करना क्या होता है, कम्यूटेशन, सब्स्टिट्यूट्स अ सीवियर पनिशमेंट विद अ लाइटर वन। एक सीवियर पनिशमेंट जो मिली थी कठोर कारावास की 50 साल की, तो उसको कम कर दिया, डाल दिया उसको 5 साल हल्की सजा, ठीक है। रेमिशन क्या होता है, रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द नेचर। ठीक बात है। यहां क्या चल रहा है, गवर्नर साहब बस डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं कर सकते और कोर्ट मार्शल या कुछ भी चीज वो नहीं कर सकते गवर्नर साहब, क्योंकि वो अपने स्टेट के अंदर ही काम कर सकते हैं। तो स्टेट लॉ के अंदर वो जो कोई कानून ब्रेक हो रहा होगा उसके लिए गवर्नर साहब कोई माफी दे सकते हैं। कैसी माफी, कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, बट डेथ सेंटेंस नहीं दे पाएंगे, उसकी माफी नहीं दे पाएंगे, अदरवाइज सेम एज प्रेसिडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। रेमिशन हो सकता है, कम्यूटेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ चलो आगे रिस्पाइट की तरफ। रिस्पाइट जब राष्ट्रपति जी करते हैं मतलब उसका क्या होता है, एक लेसर पनिशमेंट ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस, उसको मतलब रिस्पाइट। रिस्पाइट को हिंदी में क्या लिखते हैं पता है, राहत। राहत, आगे फतेह अली खान नहीं है, ठीक है। अब रिस्पाइट और रिप्रीव, रिप्रीव मतलब क्या होता है, टेम्पररी पोस्टपोन करना एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, कि सजा को कब से शुरू होना है, या सजा अगर सजाए मौत है तो अभी रुक जाओ, थोड़े दिन और रुको, अभी रुके रहो, उसको बोलते हैं। तो ऐसे ही रिस्पाइट और रिप्रीव गवर्नर साहब के पास बिल्कुल सेम है राष्ट्रपति वाली। अब अथॉरिटी क्या है इनके पास, ब्रॉड पावर्स अंडर ऑल लॉज इंक्लूडिंग मिलिट्री भी, कोर्ट मार्शल भी। यहां क्या है, लिमिटेड टू ओनली स्टेट लॉज एंड एक्सक्लूड्स मिलिट्री। मिलिट्री पे गवर्नर साहब कुछ नहीं कह सकते। नाउ एडवाइजर रोल कैसा होता है, राष्ट्रपति जी एक्सरसाइजेस पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द सेंटर, उधर स्टेट, इधर क्या, ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, कम्यूट और रेमिट। यहां पे क्या कर सकते हैं, ही कैन कम्यूट, रेमिट, सस्पेंड बट नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस में कुछ नहीं बोल सकते। डेथ पेनल्टी पे ओनली राष्ट्रपति, यहां कोई सुनवाई है ही नहीं। डेथ पेनल्टी मतलब तुम्हें हाईएस्ट देश की सबसे बड़ी चेयर पे जाके बोलना पड़ेगा कि मालिक माफी, मालिक हाथ जोड़ रहे हैं, गलती हो गई। तो ऐसे केस में अगर वहां से माफी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नाउ अब चलते हैं मनी बिल की तरफ। तो मनी बिल के अराउंड ना काफी ज्यादा चर्चा हमने होती देखी। हमने कहा ये क्या हो गया। अब जब भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का जब जिक्र आता है तो हमें याद आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक मनी बिल के तहत पेश हुआ था, मनी बिल, ठीक है। अब मनी बिल के अराउंड फिर चर्चा हुई। मनी बिल रिसेंटली फिर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज झेलने लग गए। तो मनी बिल के बारे में बात कर लेते हैं। 109 198 दोनों के दोनों एक स्पेशल या अपनी 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 इसकी बात करता है, स्पेशल प्रोसीजर कि मनी बिल्स को जब आना होगा तो कैसे आएंगे, कैसे पेश होंगे, कैसे पारित होंगे, कैसे फेल होंगे। नाउ 110 199 दोनों डील करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। क्या होती है डेफिनेशन, पहले वहीं आ जाते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल कहती है एक बिल को हम मनी बिल कब मानेंगे, जब उसमें इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ये सारे। क्या प्रोविजंस है, लगाना, हटाना, कम करना, बदलना या तय करना ऑफ एनी टैक्स। फिर से बोलूं, कोई भी टैक्स को लगाना, हटाना, कम करना, बदलना या उसको रेगुलेट करना। अगर वो टैक्स के अराउंड कोई बात है, इनमें से ही कोई होना चाहिए, मनी बिल तब माना जाएगा। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन सरकार, यूनियन सरकार कहीं से पैसा लेने वाली है। कस्टडी ऑफ सीएफ या सीओएफ ऑफ इंडिया, देश का संचित राजकोष या देश का इमरजेंसी खजाना, अगर इसके बारे में बात हो रही है कि इसकी कस्टडी किसके पास जाने वाली है, या इस पैसे में से पेमेंट ऑफ मनीज इनटू या विड्रॉल ऑफ मनीज फ्रॉम एनी सच फंड, अगर इसमें से कोई तहकीकात होनी है इस पैसे की, इस पैसे इस हमारे देश के राजकोष में से कोई पैसा निकलना है या पैसा आना है, हमारे देश के इमरजेंसी वाले खजाने में से कोई पैसा निकलना है या आना है, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे मनी बिल आ रहा है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, पैसा कहां कहां बटना है, कहां कहां लगना है। पेमेंट्स एंड विड्रॉल फ्रॉम सीएफआई या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अगर इनमें से कोई पैसा हटाना लगाना किसी जगह पे। डिक्लेयरिंग या इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द सीएफआई, कोई नया खर्चा आने वाला है देश के राजकोष पे। रिसीट, कस्टडी, ऑडिट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द सीएफआई, कि भैया देश के पब्लिक अकाउंट में से, देश के सीएफआई में से अगर कोई पैसा कहीं भी रिसीट होना है, कहीं पैसा उसका जानकारी निकालनी है, एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबव, इसमें से कोई भी अगर मैटर फंस रहा होगा हम बोलेंगे मनी बिल आ रहा है उसके लिए। अब मनी बिल आएगा तो मनी बिल आते ही गेम ओवर कर देगा काफी सारी चीजें। कौन सी चीज मनी बिल नहीं मानी जाएगी, बाय रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स फॉर क्या, इंपोजिशन ऑफ फाइन्स या अदर पेक्यूनरी पेनल्टीज, अगर फाइन लगाया जा रहा है,
फाइन मतलब अलग चीज होती है, टैक्स अलग चीज होती है। डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस या फीस फॉर सर्विस रेंडर्ड। कोई सरकार कोई जब कोई चीज सेवा देती है तो उसके बदले अगर कोई चीज अगर वो पैसे चार्ज कर रही है उसके, तो वो क्या हुआ है, वो पेमेंट ऑफ फीस की बात हुई है। या सरकार ने कोई सेवा ली है किसी की और उसको कोई पैसा देना है उस बात के लिए, ठीक है। इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन या रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी या बॉडी फॉर लोकल पर्पस। कोई लोकल चीज जगह के लिए कोई टैक्स वैक्स है, कोई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, कोई अपना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, अगर इन जैसे एरियाओं के लिए कोई लगाना है तो लगा लिया, क्या है उसके, अब उसके लिए मनी बिल थोड़ी बोलोगे, उसको मनी बिल नहीं है वो, ठीक है। फाइनेंस बिल हो सकता है वो, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, बेटा पढ़ना ये बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, ये हो गया खत्म। अब अगली क्लास में शुरू होगा यहाँ से फेडरल हमारा रिलेशंस, ठीक है। जो हमारे इस बार ये जो हमारे इस देश में इस पीछे जो हमारे सेंटर और स्टेट, बड़े भाई छोटे भाई में जो भी तकरार हुई है, लड़ाई हुई है, वो हम यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।